अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। और मज़े में तो होना चाहिए, अपनी लाइफ को एंजॉय भी करना चाहिए और सुबह का आगाज़ जो है वो अच्छी बातों के साथ भी करना चाहिए, अच्छी नीयत के साथ भी करना चाहिए। अच्छा, कल से ही एक ख़बर जो है सबको ही परेशान कर रही है। एक ख़बर ऐसी है कि जिसकी वजह से बार बार ध्यान दिमाग सिर्फ उस ख़बर में लगा हुआ है कि ये जो ख़बर है, इसके सुनने के बाद कई लोगों ने कई तरीके से अपनी राय पेश की कि काश ऐसे हो जाता, काश वैसे हो जाता, काश हम इस तरह से कर पाते, काश हम किसी की मदद कर पाते। सबसे पहले तो ये कि जब भी हमें कहा जाता है, ख़ास तौर से पिकनिक पॉइंट्स के हवाले से, ख़ास तौर से जब भी कोई ऐसी जगह होती है जहाँ पर जाने के लिए आपको कहा जाता है कि वहाँ पर हाई अलर्ट है, ये जो सीज़न है, इस सीज़न में जो है वो आप पिकनिक पे जाने से गुरेज़ करें। या फिर आप जब नॉर्दर्न एरियाज़ जाते हैं, स्वात है, नारान है, कागान है, वहाँ पर जो है पहले से ही ये बताया जा रहा था कि वहाँ पर हाई अलर्ट है, लोग जाएं तो अपनी ज़िम्मेदारी पे जाएं, और अगर जा रहे हैं तो उन जगहों पर ना जाएं, उन एरियाज़ में जा सकते हैं लेकिन ख़ास तौर पर वहाँ पर ना जाएं। कल का जो वाक़या हुआ स्वात में, उसने पूरे पाकिस्तान को हिला के रख दिया। आप देखें कि सब लोगों का सोशल मीडिया, सब घरों में एक ही बात हो रही है कि काश वो फैमिली किसी तरह बच जाती, काश वो फैमिली वहाँ ना जाती। मुख्तलिफ़ लोग जो है वो इस हवाले से मुख्तलिफ़ बात कर रहे हैं कि वो लोग वहाँ पहुँचे कैसे। फिर जो ज़िम्मेदारान हैं उनसे कई सवालात हो रहे हैं कि जब वहाँ पर आपने हाई अलर्ट जारी किया हुआ था, दफ़ा 144 नाफिज की हुई थी, तो ये फैमिली वहाँ तक कैसे पहुँची? एक फैमिली के इतने सारे लोगों का नाहक दुनिया से चला जाना और लोगों की आंखों के सामने, मतलब आप देखें कि दुनिया क्या है, ये उन्होंने सोचा भी नहीं होगा, उनको ये ख्याल भी नहीं आया होगा कि हम पिकनिक के लिए जा रहे हैं, हम सैरो तफरी के लिए जा रहे हैं, हम इंजॉय कर रहे हैं। अभी सुबह बैठ के हम नाश्ता कर रहे थे और उसके बाद अचानक से जो हादसा हुआ सुबह के टाइम पर, उसके जो मनाजिर हैं वो सब ने देखे। वो किस तरीके से वो सारे लोग जो है वो उस टीले के ऊपर जो खड़े हुए थे, जो दरियाए स्वात था वहाँ पर, फिर वो पानी का बहाव तेज़ हुआ, फिर आपने देखा कि किस तरीके से वो वहाँ पर फंसे हुए थे। अपनी आँखों के सामने ऐसा मंज़र देखना कि आपकी आँखों के सामने किसी की जान जा रही हो, आपकी आँखों के सामने कोई डूब रहा है लेकिन आप किसी की मदद ना कर पाएँ, ये मंज़र अपने आप में जो है ना एक अलग मिसाल रखता है। मतलब हम सब लोगों ने तो ऑब्वियसली ये सोशल मीडिया पर देखा, हम सब लोगों ने तो ये न्यूज़ में देखा, फिर ये इंटरनेशनल स्टोरी भी बनी कि ये वाक़या हुआ। और ये एक वाक़या नहीं है, इससे पहले कई सारे ऐसे वाक़यात हो चुके हैं, इससे पहले कई सारी ऐसी अमवात हो चुकी हैं जो कि नेग्लिजेंस के तौर पर सामने आई, जिसमें आवाम की भी ज़िम्मेदारी होती है कि जब आप इस सीज़न में हैं, जब आपको हाई अलर्ट जारी किया गया है, जब आपको बताया गया है कि भाई आपने ये जो लिमिट है ये क्रॉस नहीं करनी, अगर आप वैसे स्वात जाना चाहते थे तो आप चले जाते, लेकिन आप जिन एरियाज़ में जा रहे हैं वहाँ पर हाई अलर्ट है, तो आपने ये सोचना है, आपने ये समझना है कि आपने इन एरियाज़ में इन दिनों में ट्रैवल नहीं करना। इससे पहले सिटी एट 10 में ही आपको याद होगा कि मैंने आपको अताबाद झील के हवाले से भी बताया था, मैंने आपको ये भी बताया था, अपने नाज़रीन को अपडेट किया था कि भाई इन इलाकों में जो है वो हाई अलर्ट है और लोग अगर इस तरफ जा रहे हैं या उस तरफ का रुख कर रहे हैं तो फिर उधर जाते हुए, चाहे स्वात हो, नारान हो, कागान हो, या वो तमाम तर जगहें जो कि हाई अलर्ट है, जहाँ पर ग्लेशियर्स हैं, जहाँ पर इस तरह से दीगर जो है वो ये लैंडस्लाइडिंग जो है उनका ख़तरा है, सैलाब जो है उनका ख़तरा है, तो इन जगहों पर फ़िलहाल ना जाएं, क्योंकि ये जो मौसम होता है जून जुलाई का, इसमें आपको ख़ुद पता है कि किस तरह के हालात होते हैं, किस तरह के वाक़यात होते हैं। यही नहीं, कराची में भी जिस तरीके से स्वात में अलर्ट जारी था, जिस तरीके से वहाँ पर कहा गया था कि जी ये जो नदी नालों में तो क़यानी आ जाती है, सैलाब आ जाता है, और ये जिस तरीके से पानी का बहाव तेज़ हो जाता है, इससे आवाम को जो है वो दूर रहना चाहिए। और ऑब्वियसली इन जगहों पर जाने से पहले जो है वो पता कर लेना चाहिए कि अलाउ है, नहीं है,
एसओपी है नहीं है। ये बात की है कि ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल उनसे सवाल होना चाहिए। और वहाँ पर जो मुतल्लिका लोग हैं वो ये बात पूछ भी रहे हैं कि ये लोग एटलीस्ट वहाँ पर मतलब ये एटलीस्ट किसी मदद कर सकते थे, कोई और चीज़ हो सकती थी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है ये तो वहाँ पर मौजूद लोग ही बता सकते हैं। ज़ाहिर है उन्होंने किसी ने कोशिश तो की होगी। हम वो चीखो पुकार भी सुन रहे थे, जो आप देख सकते हैं, वो जो एक ख़ास किस्म की फुटेज थी उसके अंदर जो है वो कई सारी ऐसी चीखें भी थीं, उसके अंदर जो है वो लोग मदद के लिए चीख भी रहे थे। लेकिन क्या हो सकता था मुमकिन तौर पर कि एक टीले पर लोग मौजूद थे और वहाँ पर उसके बाद जो है फिर जिस तरीके से एक एक करके उस ख़ानदान के तमाम तर जो चिराग थे वो बुझते चले गए। अच्छा, अब बात ये है कि हम लोग कब समझेंगे, हम लोगों को ये बात कब समझ में आएगी। उससे पहले आप लोगों को बताया था सिटी एट 10 ने ही, हमारे मॉर्निंग शो पे ही हमने आपको बताया था कि ईद के दिनों में भी जो है वो समंदर पर जाने पर पाबंदी लगा दी गई थी। जब बकरा ईद शुरू हुई थी, बड़ी ईद शुरू हुई थी, तो तब से लेके 8 दिन तक वो पाबंदी किसी और वजह से नहीं थी। वो पाबंदी इसी वजह से थी कि जो समंदर है, उसकी जो लहरें हैं, उसका जो बहाव है, इन टाइमिंग्स के ऊपर मानसून जो जून जुलाई के जो सीज़न होता है, इसमें जो है वो बहाव तेज़ हो जाता है। तो शहरियों को मना किया जाता है, अलर्ट जारी की जाती है, नोटिफिकेशन जारी किया जाता है कि आप वहाँ पर ना जाएं। लेकिन फिर भी आपने देखा कि सीवीयू के पास जो है हादसा हुआ और वो जो दोस्त घूमने गए थे, ये 5 दोस्त जो गए थे, उनके साथ क्या हुआ। इस सारी सूरत हाल में अगर कोई चीज़ सफ़र करती है तो वो चीज़ ये होती है कि एक तो आप ख़ुद नाहक अपनी जान खो देते हैं, या फिर हादसात का शिकार हो जाते हैं, ज़ख्मी हो जाते हैं, या फिर आप सोचें कि आपकी छोटी सी गफलत की वजह से आपके घर वालों को आप सारी उम्र का दुख दे जाते हैं। आप उन घरों में वो क़यामत जो है ना, वो उसके जो मनाजिर हैं इस वक्त हैं। आप उन लोगों की बातें सुने जो कह रहे हैं कि मेरी बेटी गई थी, उसके बच्चे गए थे, हमारी फैमिली थी। अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह ताला सबको इन वाक़यात से, इस तरह के हादसात से जो है वो बचाए। यही कराची में भी है कि इसी तरह से सीवीयू पर जब पाबंदी लगती है, इसी तरह से जब हाई अलर्ट जारी होता है, लेकिन मनचले नौजवान बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं वो जा रहे होते हैं, और फिर जब कोई हादसा हो जाता है तो हम यही बात करते हैं कि भाई ये लोग वहाँ तक पहुँचे कैसे। तो अभी भी यही बात हो रही थी कि जब दफ़ा 144 थी तो ये वहाँ तक पहुँचे कैसे। अब सवाल यही बनता है कि लोगों को अपनी ज़िम्मेदारी भी दिखानी चाहिए, घर वालों को, जिन घरों से ये लोग जाते हैं। जिस तरह हमने पहले बात की थी सिटी एट 10 में कि जब ये लोग जा रहे होते हैं, जब ये लोग इस तरह अपने घरों में बता के जा रहे होते हैं कि भाई हम जा रहे हैं, तो उनके घर वालों को भी ये देखना चाहिए कि जिस जगह पर जाया जा रहा है वो सेफ़ है या नहीं है, वहाँ पर किसी किस्म का अलर्ट तो जारी नहीं किया गया है, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यूजुअली हम उतना अच्छा असेसमेंट नहीं कर पाते। अब उन्होंने यही सोचा होगा कि यहाँ पर फ़िलहाल तो कोई पानी नहीं है, या फ़िलहाल तो इस तरह से दरिया का जो बहाव है वो तेज़ नहीं है। वो लोग नाश्ता कर रहे थे और उसके बाद फिर अचानक उनके साथ ये हादसा पेश आया। फिर वो वहाँ कैसे पहुँचे, एंड यू नो दैट्स अ लॉन्ग स्टोरी कि उनके साथ क्या क्या कुछ हुआ। लेकिन जो जो चीज़ें मेनली हम तक पहुँची, जो जो रिपोर्ट्स हम तक पहुँची, उसके मुताबिक जो खबर थी ना, इस वाक़े ने दिल दहला दिए। यकीन करें कि ये वाक़या हर पाकिस्तानी के दिल में ना एक दुख की तरह है, और जो भी बार बार जब भी ये फुटेज देखी जा रही है या सामने आ रही है आपके मोबाइल फ़ोन पे, स्क्रीन्स पे, लैपटॉप पे, टीवी पे, तो इंतहाई अफसोस हो रहा है कि काश वो बच जाते। तो इस काश से बचने से बेहतर ये है कि एक दिन आप ये काश कहें, इससे बेहतर ये है कि आप एहतियात करें, इससे बेहतर ये है कि आप तमाम तर उन बातों का ख़याल रखें जो एसओपीज़ आपको दी जाती हैं, आप वो फॉलो करें। ये अलग बहस है कि जी बचते क्यों नहीं बचाया, हुकाम बाला क्या कर रहे थे, मुताल्लिका हुकाम क्या कर रहे थे, वहाँ पर मौजूद लोग कहाँ थे। ये ऑब्वियसली इसके ऊपर तो बात होती है और होनी है, लेकिन बीइंग अ गुड सिटीज़न हमारी भी ये ज़िम्मेदारी है कि हम अपना सिविक सेंस जो है वो अपने साथ रखें। इनफैक्ट अगर हम किसी पार्क में भी जाते हैं तो आप ये ज़रूर पता करके जाएं कि ये पार्क सेफ़ है, यहाँ चोरियाँ तो नहीं होती, यहाँ पर कोई और ऐसी चीज़ें तो नहीं है कि यहाँ पर कोई गैर मुतल्लिका लोगों का आना जाना हो, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो जाए, ख़वातीन हैं या बच्चे हैं। तो आप कहीं पर भी जाते हैं, कराची में कहीं भी आप जाते हैं, किसी भी पाकिस्तान के शहर में कहीं पर भी जाते हैं, फ़र्स्ट आप उस जगह के बारे में ज़रूर पता करके जाएं। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं मौसम की। मौसम जो है वो शहर कायद का बहुत औसम हो गया है,
और कल से ही आप देखें कि लोगों के चेहरे जो हैं वो खिले हुए हैं, लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट है, गर्मी का ज़ोर टूटा है। और इस गर्मी का ज़ोर टूटते ही ना जो ये मौसम औसम हुआ है, तो लोगों ने अपने घरों में समोसे, चाय, पकौड़े और ये सारी चीज़ों के जो इंतज़ामात हैं ना वो कर लिए हैं। कराची का मौसम जो है बहुत ज़बरदस्त हो गया। और जिस तरीके से मैं कह रही थी ना कि जब ये मौसम अच्छा होगा तो आप देखिएगा कि कराची में जितने भी आवाम हैं वो काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं कि ये मौसम बेहतर हो जाए, क्योंकि सीरियसली कराची में बहुत ज़्यादा जो है वो हब्स था, गर्मी थी। ये मनाजिर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये कराची के वो मनाजिर हैं रात के टाइम के, जब बूंदाबांदी हो रही थी, कहीं कुछ कुछ इलाकों में जो है बारिश हो रही थी और लोग जो हैं वो बाहर निकले हुए थे और बारिश एंजॉय कर रहे थे। बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम हो गया है कराची का। इनफैक्ट अभी जब मैं सुबह सुबह आ रही थी तो सुबह जब मैं ऑफिस आई तो मौसम जो है बहुत अच्छा था। लोगों ने अपने घरों के जो एसी थे वो बंद कर दिए, छत के ऊपर गए, गाड़ियों में जो है वो उन्होंने शीशे खोल के एंजॉय किया। तो कराची का जो मौसम है, उसके जो हालात हैं, उसके जो वाक़यात हैं वो बड़े ज़बरदस्त हो गए हैं। लोग बड़ा खुश हैं और इन्जॉय कर रहे हैं और साथ साथ नाश्ते की तरफ यानी ख़्वाबों की तरफ भी जो है वो रुख कर रहे हैं। अच्छा, अब कुछ बात करते हैं कि आपको याद होगा कि हमने अपने शो में जो है वो आपको बताया था कि मानसून का सीज़न आ रहा है और इस सीज़न में जो है वो रेन इमरजेंसी नाफिज हो जाती है। रेन इमरजेंसी के लिए जो है वो प्लानिंग की जाती है कि खुदा ना ख्वास्ता रेन जो है वो अगर ज़्यादा हो जाए तो किस तरह कैलकुलेट किया जा सकता है, अगर रेन जो है वो ज़्यादा बढ़ जाए तो कैसे जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं और कैसे किन एरियाज़ को आप टारगेट कर सकते हैं कि वहाँ पर नालों में जो है वो ओवरफ्लो ना हो, वहाँ जो लोग रहते हैं वहाँ गलियों में पानी ना भरे, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, एक्सीडेंट ज़्यादा ना हो या इस तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन दावे, बातें और बातें सब धरी की धरी रह गई, सब के सब साइड पे हो गए। क्यों साइड पर हो गए? क्योंकि हमेशा ऐसे होता है। हमने देखा है कि दौरे किए जाते हैं, विज़िट किए जाते हैं, नालों की सफाई की जो है वो चेकिंग की जाती है, उसकी फुटेजेस आती हैं, उसकी जो है वो तस्वीरें आती हैं कि जी जो हमारे मेयर कराची हैं उनकी जानिब से दौरा किया गया है, हमारे जो मुतालिका लोग हैं वो कराची में नालों का दौरा कर रहे हैं कि वो ओवरफ्लो तो नहीं है, उनकी अच्छे से सफाई करा ली गई है या नहीं करा ली गई है। लेकिन हालात जूं के तूं, जब बारिश होती है और जब इस तरीके से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड हो जाए या ज़्यादा बारिश हो जाए, अभी तो कुछ ज़्यादा इतनी बारिश नहीं हुई, लेकिन ये हालात आप देखें, सिटी 21 की स्क्रीन पर हम आपको ये मनाजिर दिखा रहे हैं। ये वही नाले हैं जो साफ़ नहीं हो सके, ये वही जो है वो मनाजिर हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि एक्चुअल में सिटी 21 आपको हमेशा हकाइक दिखाता है। तो वही सब कुछ हुआ, ओवरफ्लो एंड ऑल दैट, ये सारी सिचुएशन रही कराची की। कराची हाइट्स ने बहरहाल इस सारी सूरत हाल में जो है वो बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। कराची हाइट्स जो है इस सारी सूरत हाल में बहुत ज़्यादा खुश नज़र आए कि बारिश हुई। लेकिन बात वही है कि फिर दूसरी बात फ़ौरन से जहन में ये आती है कराची हाइट्स के कि जी अब ओवरफ्लो हो जाएगा, अब रास्ते बंद हो जाएंगे, अब ऑफिस से दफ्तर तक, दफ्तर से ऑफिस तक कैसे पहुंचेंगे। चले जी, शुक्र है जून जुलाई है, स्कूल के बच्चों की जो है वो छुट्टियां हैं। लेकिन अब सवाल यही पैदा होता है ना कि अगर हमारे शहर में इस तरह से ओवरफ्लो होता रहेगा, अगर कराची में यही सफाई के नाकिस हालात रहेंगे, तो आपको खुद सोचना चाहिए कि जब भी बारिश होती है तो बारिश के बाद अगर सफाई ना हो, सफाई के नाकिस इंतज़ामात हों, तो फिर बीमारियां फूट पड़ती हैं, लोगों को स्किन इन्फेक्शन होता है, लोगों को आँख में रेडनेस हो जाती है। ये सारी कुछ होता है कि आपका जो इन्वायरमेंट है जब वो पोल्यूटेड हो जाता है। बहुत सारे लोगों को जो है वो ब्रीदिंग के इश्यूज़ भी हो जाते हैं, क्योंकि जब आपका इन्वायरमेंट बारिश के बाद और जो पहली बारिश होती है ना, यानी इतने हब्स के बाद जो पहली बारिश होती है, उसको जैसे आपके घर में भी, हमारे घर में भी सब लोग यही बात कर रहे होते हैं कि जो पहली बारिश है भी उसमें ना नहाएं। उसकी लॉजिकल रीज़न ये होती है कि वो एसिड रेन कहलाती है, यानी इतने हब्स के बाद जो पहली बारिश होती है तो वो उसके अंदर गर्द और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे मना किया जाता है। अब आई डोंट नो पर्टिकुलरली ये वाकई कोई मिथ है या हमारे घर वाले जो है बिल्कुल इस हवाले से, आपके घर वाले भी इस हवाले से सही बात करते हैं, लेकिन क्योंकि बारिश में अगर सफाई ना हो, नाले ओवरफ्लो हों, सड़कों पे गंद हो, कचरा हो, तो आप खुद सोचें कि ये इन्वायरमेंट के लिए, इंसानों के लिए कितना ख़तरनाक है कि बारिश होने के बाद फिर जब ये जर्म्स जो हैं, ये जो सारा इन्वायरमेंट है,
ये एक दूसरे को लगना शुरू होता है तो उसके बाद फिर इन्फेक्शंस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। कोई कहता है जी हमें आई इन्फेक्शन हो गया, कोई कहता है हमारा गला ख़राब है, कोई कहता है हमें आँखों में प्रॉब्लम हो रही है, लोगों की स्किन रेड होना शुरू हो जाती है। हालांकि बारिश तो रहमत है, बारिश तो अल्लाह ताला की एक ऐसी रहमत है कि उसके हवाले से तो आप ये कह ही नहीं सकते कि बारिश ना हो। हर बंदा हर टाइम हर वक्त चाहता है जी ठीक है बारिश होती रहे और कराची का मौसम जो है वो सुपर डुपर रहे। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, एक और अहम इशू की तरफ बढ़ते हैं और एक और अहम इशू जो है वो आपके साथ में डिस्कस करते हैं। हम हमेशा आपको ब्यूटी टिप्स बताते हैं, हम हमेशा आपके साथ में जो है वो ज़रूर रेमेडीज़ बताते हैं कि भाई आपकी जो स्किन है वो फिट रहे, फ़ाइन रहे, आपकी स्किन जो है वो फ्रेश रहे। तो सुबह सुबह बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनका ये रूटीन है। आप लोग बहुत पूछ रहे थे ना कि भाई आइसिंग के बारे में बताइएगा, तो सुबह बहुत सारे लोगों का ये रूटीन होता है कि आइसिंग कैसे की जाए या आइसिंग करना ठीक भी है या नहीं है। तो इसके दो तरीके हैं कि जो लोग अगर तो रीसेंट वन यानी अभी उन्होंने रिसेंटली स्टार्ट की है आइसिंग करना और उनको लगता है कि आइसिंग करने के बाद उनके सर में दर्द होता है या उनको जो पैल्पेबल चीक्स उनको फील होते हैं, नहीं चीक्स के अंदर भी जो बारीक बारीक नसें होती है ना, अगर वो पेल्पेबल हों या फील हो रहा हो कि यार मुझे कुछ हो रहा है प्रॉब्लम गालों में, तो प्लीज़ आइसिंग करना छोड़ दें, क्योंकि समटाइम्स आइसिंग बहुत सारे लोगों को सूट नहीं करती। आइसिंग की वजह से बहुत सारे लोगों के सर में दर्द होता है, आइसिंग की वजह से बहुत सारे लोगों को जो है वो फ्लू होता है, आइसिंग की वजह से बहुत सारे लोगों की जिनकी स्किन सेंसिटिव होती है, हाइपर सेंसिटिव स्किन होती है, जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बेबी स्किन होती है, तो वो जब आइसिंग करते हैं और एकदम से करते हैं, ठीक है, तो उनकी जो वेन्स है ना, वो जो उनकी स्किन है वो भी डैमेज होने का ख़तरा होता है, लेकिन ये 1% ही होता है। तो जब भी आप आइसिंग करें, जब भी आप सुबह अपनी स्किन की फ्रेशनेस के लिए कोई भी रेमेडी करें, तो उससे पहले अपनी जो स्किन की हसासियत है उससे ज़रूर चेक कर लें। उससे पहले ये ज़रूर नोटिस कर लें कि आपकी स्किन टाइप क्या है। आपकी स्किन टाइप ड्राई है, नॉर्मल है, हाइपर सेंसिटिव है, आप जो है आपकी जो इम्यूनिटी है वो क्या है, आपको इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, तो तब आप आइसिंग करें। आइसिंग करना बुरा नहीं है, आइसिंग जो है वो आपके पोर्स के लिए अच्छी है, आइसिंग आपकी स्किन की फ्रेशनेस के लिए अच्छी है। जब भी आप कहीं किसी पार्टी में जा रहे हों तो उस दिन सुबह से ही आपने गर्म पानी से मुंह नहीं धोना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने आइस ही लगा लेनी है। अगर वो आपको सूट नहीं करती तो आप तब भी लगाएंगे तो प्रॉब्लम होगी। वरना एक टिप ये भी है कि जब आप कहीं जा रहे हों, शादी में, पार्टी में, किसी तकरीब में या किसी भी जगह, तो आपने उस दिन पूरे दिन सुबह तक ठंडे पानी का इस्तेमाल करना है और ठंडे पानी से ही मुंह धोना है। तो चलिए जी, मैंने आपको जो है वो सिटी अपडेट्स भी आपके साथ में शेयर की कि शहर के हालात क्या हैं। बिजली के मामलात भी बिल्कुल उसी तरीके से हैं कि एलानिया लोड शेडिंग जो है वो जारी है, आवाम परेशान है। गैस के प्राइस जो हैं वो भी अब बढ़ने की मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा अगर बात की जाए एलपीजी की, तो ऑलरेडी उसके प्राइसेस के हवाले से आवाम परेशान है। बिजली नहीं, गैस नहीं, पानी नहीं, लोग परेशान। और एक रहमत जो है वो कराची में बरसी है, जो कि है बारिश। और बारिश के क्या असरात हैं और बारिश में कहाँ कहाँ आगे क्या काम हुआ शहर में, इस हवाले से बात करेंगे जब हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमें ज्वाइन करेंगे। तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। और आप भी हमें कॉल करके बता सकते हैं कि इस बारिश में जितने समोसे पकौड़ों की रेसिपीज़ हमने आपको बताई हैं सिटी एट 10 में, वो आपने ट्राई किए या नहीं। तो कहीं नहीं जाना, आपने हमारे साथ रहना है। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक, न्यूज़ सेशन में खुशामदीद। तो आपको बताते हैं कि वफाकी हुकूमत ने मालियाती बिल 2025 में एक अहम और सख्त तरमीम तजवीज़ की हैं। और ये तजावीज़ क्या हैं? ये कुछ इस तरह से हैं कि जिनके तहत किसी भी किस्म की अशिया की फरहमी अगर बग़ैर दुरुस्त टैक्स इनवाइस की जाएगी तो इसे बाकायदा टैक्स फ्रॉड तस्वुर किया जाएगा। और कुछ अहम नुकात भी हैं जिस पर डिस्कशन करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जो हैं वो राशिद अहमद साहब मौजूद हैं, जो कि ऑल पाकिस्तान फूड एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। अच्छा जी, इस सर को वेलकम करते हैं। और उनके साथ जो है ब्यूरो चीफ कराची अशरफ भी मौजूद हैं और आज़ाद भाई भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं सर? सबसे पहले तो ये बताइए कि जो तजावीज़ दी गई हैं इनका क्या बैकग्राउंड है, इसको थोड़ा सा एलिब्रेट करें, क्योंकि ये इस तरह की तजावीज़ जो है इससे पहले भी सामने आई हैं और बहुत दफ़ा इस तरह से बात हो चुकी है। बट आपको क्या लगता है कि इससे वाकई को फ़र्क पड़ेगा या मज़ीद जो है वो स्ट्रेस की सूरत हाल पैदा होगी, मज़ीद जो है वो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती हैं, या ये बड़ा अच्छा आपको लगता है कि अगर इसके अंदर जो इन्होंने तरामीम की हैं जी, और जो मुझे पता चला है कि इन्होंने 1000 से ज़्यादा गाड़ियाँ FBR के इंस्पेक्टर्स के लिए करी हैं और ये उन लोगों के लिए हैं
कि जो आके फैक्ट्रियों के अंदर छापे मार सकेंगे और फैक्ट्रियों के अंदर जाके ऑडिट कर सकेंगे। अगर ये 1000 बंदे फरिश्ता हैं तो ये तजवीज़ बहुत अच्छी है। और अगर ये 1000 बंदे वही हैं जो इससे पहले एफबीआर के अंदर रहते हुए बिजनेसमैनों को, सनतकारों को ब्लैकमेल करते रहे, अगर ये 1000 बंदे वही हैं जिनकी वजह से आज लोग फाइलर होने से घबराते हैं, अगर 1000 बंदे वही हैं जिनको बिजनेस कम्युनिटी और जो सनतकार हैं इनको माफिया कहते हैं, और अगर 1000 बंदे वही हैं कि जिन्होंने पूरे पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी में, पूरे पाकिस्तान की इंडस्ट्री में एक खौफ और हरास फैलाया हुआ है, तो फिर इनके आने से मज़ीद खौफ और हरास में इजाफा होगा और इससे गवर्नमेंट को फ़ायदा अशीर होगा, लेकिन इससे पाकिस्तान को जो नुकसान है वो इतना बड़ा होगा कि जिसको कोई इंतहा नहीं। अब मेरी बात के अंदर अगर आप गौर करें तो मैंने एक बात कही है कि इसमें गवर्नमेंट को फ़ायदा अशीर होगा, लेकिन पाकिस्तान को नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट आती है 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, उनके अपने इंटरेस्ट होते हैं और 90% जो लोग अपॉइंट होते हैं वो पॉलिटिसाइज होते हैं, ठीक है। तो इससे गवर्नमेंट को तो 2-4 साल में, 5 साल में निकल जाएंगे, लेकिन 5 साल के अंदर ये पाकिस्तान को 50 साल पीछे धकेल के चले आएंगे। वो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जनाब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने जब बिजनेस कम्युनिटी को ओन करा, जब उन्होंने हमारे प्रॉब्लम को ओन करा, तो उन्होंने हमसे वादे करे कि जी हम डॉलर की स्टेबिलिटी आ जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने वादा पूरा किया, डॉलर की स्टेबिलिटी होगी। उन्होंने वादा किया कि मैं सूद को नीचे लेके आ जाऊंगा, अल्हम्दुलिल्लाह वो सूद को नीचे लेके आ गए। और उनकी वजह से बिजनेस कम्युनिटी के अंदर एक उम्मीद की किरण जागी थी, जिसके चक्कर के अंदर बेतहाशा लोग जो हैं इस वक्त इंडस्ट्रीज़ के अंदर दोबारा आना चाह रहे थे और लोग इंडस्ट्रीज़ के अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहे थे। और वो लोग जो पैसा अपना मुल्क से ले जा चुके थे वो दोबारा अपना पैसा पाकिस्तान में लाना चाह रहे थे और पाकिस्तान की जो सनत है इसको एक बहुत बड़ा बूम मिलने वाला था। लेकिन अगर ये 30 जून को असम्बली से पास हो गया बिल, तो मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ कि जो पैसा आ रहा था वो तो रुक जाएगा, लेकिन ऑलरेडी जो पैसा पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, जो लोग इस वक्त सनतें चला रहे हैं वो सनतों को बंद कर देंगे और वो कहेंगे भाई ठीक है, देखें इस वक्त अगर इनके अंदर एबिलिटी होती है, अगर इनके अंदर इनका अपना एक मैार होता है, तो ये बजाय एक ऐसा फोकस करने के कि फोकस करके जो इंडस्ट्रीज चल रही हैं वो भी क्यों चल रही हैं, उनको बंद हो जाना चाहिए। तो अगर यही फोकस ये वो करते हैं कि अगर पूरे पाकिस्तान की 25 करोड़ की आबादी सर, में, आपकी डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे शो में, या वक्त एक ब्रेक का हमारे साथ रहे। वेलकम बैक। तो हमारे साथ सर मौजूद हैं और बात करें हम टैक्स से रिलेटेड मामला की। सर डिस्कशन करते हैं। सर आप अपनी डिस्कशन प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए। तो मेरा था कि जो लोग इस वक्त पाकिस्तान में दोबारा पैसा लेके आना चाह रहे थे वो अब पैसा लेके नहीं आएंगे, बल्कि जो लोग ऑलरेडी यहाँ पे इंडस्ट्री चला रहे थे वो भी अपनी इंडस्ट्रीज को बंद करके, और वो कहेंगे मैं आज आपके सामने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझसे 5 करोड़ रुपये का टैक्स आज ले लें और मुझे फॉलोअर से 9 फॉलोअर बना दें। अगर इनके अंदर एबिलिटी है, अगर ये पाकिस्तान को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं, पाकिस्तान की इकनॉमी को, पाकिस्तान के सनतों को अगर ये बूम देना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की सर्वाइवल का एक ही वो, मैं बार बार हर चैनल पे ही कहता हूँ कि इंडस्ट्रियलाइजेशन रेवोल्यूशन इज़ द ओनली सोल्यूशन। जब तक आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगी, जब तक आपकी मईशत बेहतर नहीं होगी। और इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए बेस्ट से बेस्ट ये कि आप जो लोग इंडस्ट्री चला रहे हैं आप उनको पीस ऑफ माइंड दें, और अगर आपको मुल्क चलाने के लिए आपको टैक्स चाहिए, जब आपको टैक्स चाहिए तो आप टैक्स का दायरे कार को वसी करें। जो लोग 9 फॉलोअर हैं, देखें जितने लोगों का, जब आप बैंक का अकाउंट खोलने के लिए जाते हैं तो बैंक का अकाउंट वाला सबसे पहले आपसे आईडी कार्ड मांगता है। सही। अगर आप इंटरनेशनल ट्रेवलिंग करने के लिए जाते हैं, जब आप टिकट लेने के लिए आते हैं तो सबसे पहले आपसे बैंक का स्टेटमेंट मांगते हैं और आपसे आईडी कार्ड की कॉपी मांगते हैं। तो अगर आज ये वाकई में पाकिस्तान के वफादार है, अगर आज वो वाकई में पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज़ को मुस्तहकम देखना चाहते हैं, अगर वो पाकिस्तान की मईशत को वाकई में मुस्तहकम देखना चाहते हैं, तो बजाय जो लोग इंडस्ट्री चला रहे हैं उनके अंदर खौफ और राग फैला के उन इंडस्ट्री को प्रॉब्लम में लाने के बजाय उनके ऊपर फोकस करें कि जो लोग आज फाइलर नहीं है। क्योंकि ये पूरी दुनिया में मैंने आज तक कहीं पे भी नहीं देखा कि फाइलर और नॉन फाइलर, एक ही होता है कि भाई जिसके जो एबिलिटी है, जिसके पास पैसा है, जो काम कर रहा है, जो बिजनेस कर रहा है, जो कमा रहा है, ही शुड बी फाइलर और उसको एनी हाउ उसको टैक्स देना है।
सही, ठीक है, बिल्कुल। तो उसका दायरेकार जब तक हम वसी नहीं करेंगे तो ये हर आने वाले वक्त में, क्योंकि जब हम IMF के कर्जदार हैं, जब IMF आता है तो IMF के जब इन्होंने कर्जा चुकाना होता है तो जब वो टैक्स का इनको अहदाफ देते हैं कि भाई ठीक है आपने इतना टैक्स जमा कलेक्शन करके देनी है, तो क्योंकि हमारे जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं वो उनके पास उनका अपना एक मयार नहीं है, तो वो क्या करते हैं कि जो लोग ऑलरेडी फाइलर हैं, जो लोग ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं, वो पूरा का पूरा बोझ उन्हीं के अंदर दोबारा तकसीम कर देते हैं। बिल्कुल, वो नए फाइलर और नए अगर ये सिलसिला चलता रहा तो मैं taxpayers आपको गारंटी से कह रहा हूँ कि अंदर 2-5 साल के अंदर से पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज खत्म हो जाएंगी। अच्छा राशिद साहब, यहाँ पे एक जैसे एक और बिल्कुल, अभी डिस्कशन हम करते हैं कंटिन्यू। यहाँ पर वक्त है एक ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो हम डिस्कशन कर रहे हैं टैक्स पेयर के हवाले से, और ये एक ऐसा इशू है ना कि लोगों को किस तरीके से टैक्स नेट में लाया जाए। ये बात करते करते कितना टाइम हो गया। अशरफ भाई, आप डिस्कशन कर रहे थे, अपनी डिस्कशन कंटिन्यू करें, और मैं आपको एक सवाल मेरा भी एड ऑन इसमें कर लें कि किस तरह से टैक्स नेट का दायराकार वसी किया जाए। जो नए फाइलर्स हैं, जो नए टैक्स पेयर को किस तरीके से टैक्स नेट में लाया जाए, क्योंकि जब वो पुराने फाइलर्स से, जिस तरह अभी मैं जिक्र कर रही थी कि वो सुनते बातचीत सुन रहे होते हैं तो ये कहते हैं कि अच्छा ठीक है, हम ओके फाइन, वी आर रेडी टू कम, बट फिर हमें थोड़ा सा रिलीफ भी तो मिले, हमें कुछ सहूलत भी तो मिले, ये चीज़ होती है। देखिए साहब, जैसे राशिद साहब ने अपने डिस्कशन में बताया कि आप डरा रहे हैं, 1010 गाड़ियां आपने सिटी लेके दी है और उनको हरासमेंट करेंगे पूरे पाकिस्तान में। सबसे बड़ा फोकस आपको अभी से बता रहा हूँ कराची होगा कि 24,000 सनतें हैं कराची में, 7 इंडस्ट्री जोन्स हैं। मेरा ये है कि अभी जैसे राशिद साहब डिस्कशन करते, मेरा एक सवाल था राशिद साहब से कि FBR के लिए जो कानून आया है बजट में, वो ये आया है कि अगर आपने सेल टैक्स फ्रॉड किया, कोई फ्रॉड दिखाया, उनको शक हुआ, आपको गिरफ्तार करने। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर केस लेके गए थे फेडरेशन ऑफ बिजनेस कम्युनिटी, वो उसको कलअदम करार दिया, लेकिन कानून को नहीं किया है। सही, यानी अब FBR वाला एक्शन लेगा, फौरी तौर पर गिरफ्तार नहीं करे उसको, दे हैव टू गिव अ प्रूफ, वो प्रूफ देने के बाद वो गिरफ्तार करेगा। दुनिया में कहीं ऐसा होता है राशिद साहब? दुनिया में कहीं समझो, तो मैं तो उनको कह रहा हूँ कि इतनी मेहनत, इतना टाइम ज़ाया करने के बजाय एक काम करें कि जितने लोग इंडस्ट्री चला रहे हैं उनको कल के बजाय आज गिरफ्तार करके जेल में डाल दें और इंडस्ट्री को बंद कर दें, और पाकिस्तान से बोले भाई ठीक है तुम पाकिस्तान इंपोर्ट में चले जाओ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा जहर देने से एक ही दिन जहर देकर खत्म कर दें। अच्छा। मतलब वही, अब जैसे राशिद साहब ने भी कहा, तो अब अगर ये पास हो जाता है ना, तो देखें गिरफ्तारी तो कलअदम दी है, ये नहीं बोला उसमें ये भी कहा है, उसके वो भी खबर है आपके पास कि उसको प्रूफ देना होगा, वो टैक्स। ठीक है, अब मसला ये है कि प्रूफ का यहाँ पे उन्होंने बता दिया, एक बिजनेस कम्युनिटी का एक हेड यहाँ पे बैठ के उन्होंने सबके सामने बोल दिया कि FBR के वही 1000 लोग अगर वो ऐसा करेंगे, वही लोग जो रिश्वत लेके सबको ब्लैकमेल करते हैं। क्योंकि देखें टैक्स दहंदगान क्यों नहीं आना चाहता है कि हरासमेंट पूरी दुनिया में, ये अब मैं हूँ, मेरी सैलरी से एट सोर्स टैक्स कटता है, इसके बावजूद मैं डबल टैक्सेशन देता हूँ। ठीक है, एक तरफ आप बात करते हैं कि जी एक्सपोर्ट बढ़ाएं, एक तरफ आप कहते हैं जी इंपोर्ट को कम करें, और इंपोर्ट कम कैसे होगी जब आपकी पैदावारी सलाहियत जो है बढ़ेगी। आपकी एक्सपोर्ट कैसे होगी जब आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट काम करेंगे, जब आपकी इंडस्ट्रीज काम करेंगी, तो आपकी एक्सपोर्ट भी ज़्यादा होगी और आपकी इंपोर्ट भी डिक्लाइन होगी, और पाकिस्तान की मईशत का जो डेफिसिट है वो डेफिनेटली कम से कम होता चला जाएगा। लेकिन इन हालात के अंदर ना आपकी इंपोर्ट कम हो सकती है और ना आपकी एक्सपोर्ट बढ़ सकती है, इसलिए कि जब इंडस्ट्रीज जेलों में चले जाएंगे, जब फैक्ट्रियाँ चलाने वाले जेलों में चले जाएंगे, और जो जेलों में नहीं जाएंगे वो बैठ के FBR वालों के साथ जो आपने हिसाब किताब कराए, बजाय आप एक पहले आप चार्टेड अकाउंटेंट, आपकी कंपनियां होती हैं, जब आप सेल टैक्स भेजते हैं, जब आप सेल टैक्स रिटर्न भरते हैं, तो वो सारा गवर्नमेंट के पास जाता है, गवर्नमेंट उसको स्क्रूटनी करती है, उसके बाद नोटिस भेजती है, हम तमाम चीज़ें लेके जाते हैं, अगर हमारा कोई डेफिसिट होता है हम वहाँ पे जमा करा देते हैं, वो एक बेहतरीन तरीका होता है। और पूरी दुनिया में सिस्टम वही कामयाब है कि जो कहते हैं सेल्फ असेसमेंट आप करके वहाँ पे जमा करा दें, और अगर कोई आता है आप डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, वो आपको नोटिस भेजते हैं, आप उसकी पेमेंट कर देते हैं। लेकिन ऐसा मैंने पूरी दुनिया में आज तक नहीं देखा कि आपने 100% सनतकारों को, 100% इंडस्ट्रीज को, 100% ताजरों को आपने चोर बना दिया, और आपने कहा नहीं जी ठीक है आप लोग चोर हैं, और आज हमने आपके ऊपर 1000 इंस्पेक्टर मुतय्यन कर दिए। ये 1000 इंस्पेक्टर नहीं करें, इनडायरेक्टली उन्होंने बिजनेसमैनों के लिए, सनतकारों के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए एक पुलिस फोर्स बना दी है कि हाँ जी हमारे पुलिस फोर्स के इंस्पेक्टर हैं जिनका कोई जवाब नहीं है, कुछ नहीं है, ये आएंगे आपको जैसा, अगर पहले वो 1 रुपया रिश्वत लेते थे तो अब वो शायद 2 रुपये रिश्वत लेने लगेंगे। इसकी वजह से आपकी रिश्वत का रेट बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा, इसकी वजह से आपके खौफ की वजह से लोग इंडस्ट्री से बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे, इसके अंदर आपका नुकसान इतना बड़ा है और शायद फ़ायदा इतना सा होगा। तो हमारी और पूरी बिजनेस कम्युनिटी का मुतालबा है कि इसको इमीडिएटली इसको कालादम करा दे के, और 30 तारीख को जो बिल पेश हो रहा है, इस बिल को किसी भी हाल में
अप्रूव नहीं करना चाहिए। और अगर गवर्नमेंट ने ये अप्रूव कर दिया तो मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ कि इस गवर्नमेंट को सारी ज़िंदगी कोई भी वोट नहीं देगा। इस गवर्नमेंट को कम से कम ताजिर बिरादरी सारी ज़िंदगी कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे। आज़ाद भैया, राशिद साहब ने आखिर में ऐसी बात कही है, वो मेरा सवाल ही राशिद साहब से खुद है। राशिद साहब, आप कह रहे हैं कि हम कोई इनको वोट नहीं करेगा। सवाल ये है कि राशिद साहब, इन्हीं जमातों के स्पॉन्सर को स्पॉन्सर आपके ताजर होते हैं। वो आखिर में आकर सब्सिडी हासिल करते हैं, मुख्तलिफ मराहत हासिल करते हैं, कोई सेनेटर बन जाता है, कोई वज़ीर ख़जाना बन जाता है। ये ताजर ही हैं जो सियासी जमातों को जोड़ते हैं और बनाते हैं, तोड़ते हैं, चाहे पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, PTI, XYZ कोई हो। अच्छा, इस वक्त जो मामला, अच्छा, यहाँ मैं करेक्शन कर दूँ जी जी, कि ताजिर बिरादरी को लेके नहीं आते हैं। जो लोग असेंबली में, सेनेट में, असेंबली में आते हैं उनको बिजनेसमैन बना देते हैं। मैं वही बिजनेसमैन को लेके नहीं आते हैं, बल्कि जो सेनेटर आते हैं, जो करोड़ों रुपए खर्च करके आते हैं, जो असेंबली में एनएज आते हैं, जो काफ़ी पैसा खर्च करके सियासी जमातों को पैसा दे के आते हैं, उनको आने के बाद बिजनेसमैन बना देते हैं। बिजनेसमैन सियासत में जाने से कान पकड़ते हैं, लेकिन खर्चा उनका बिजनेसमैन बर्दाश्त करते हैं, चाहे कोई डेडी हो, कोई तेली हो, कोई भी XYZ हो। लेकिन कहने का, मैं खुद इसमें काम कर चुका हूँ, कहने का मकसद ये है, उसके बाद वो सेनेटर बन जाते हैं, वज़ीर ख़जाना बन जाते हैं, पता नहीं क्या क्या वज़ीर, कौन सा वज़ीर कह दूँ क्या नहीं बनता है, लेकिन बनने के बाद सूरत हाल इस वक्त ताजरों की शिकायत किससे है, मैं किससे शिकवा करूँ? इस वक्त सरकार है नवाज लीग की, चाहे ताजी कोई भी, लेकिन सरकार नवाज लीग की। देखिए, नवाज शरीफ खुद हो ना, लेकिन मामला ये है कि इस वक्त वो खुद सरमाएकार है, वो खुद इंडस्ट्री का कारोबार करते हैं। लेकिन नवाज लीग की सरकार जब से आई है तब से ये मामला टैक्स के, ये कारोबारी मामलात में उलझपन या जिस तरह क्या कहते हैं झांसा देना या भूचाल मच जाना, ये नवाज लीग की हर सरकार में ऐसे होता रहा है। लेकिन इस मामले का हल किसके पास है? राशिद साहब ने कुछ कबल फरमाया कि आर्मी चीफ साहब ने हमें यकीन दहानी करवाई, ये मामला कुछ नीचे आए, कुछ बेहतरी आई। लेकिन मामला ये है कि चाहे आर्मी चीफ साहब मुल्क की बेहतरी, इस्तेकाम, खुशहाली के लिए काम कर सकते हैं, लेकिन मुल्क चलाना जो है वो रियासत का काम है। रियासत में जो हुकूमत होती है, वक्त हुकूमत खुद इस तरह के मामला कर रही है, ताजरों को परेशान कर रही है, और ताजर जो कारोबारी शख्सियात हैं या कारोबारी हल्का जो है वो इस हुकूमत से मायूस कौन है? तो सवाल ताजर किससे करे? हुकूमत तो नून लीग की है, उसके अंदर भी ताजर मौजूद हैं, उसके सपोर्टर भी ताजर हैं। लेकिन मामला ये है कि इस मामले का हल किसके पास है? इस वक्त जो मुस्तहकम बनाने के लिए जो हुकूमत बनी हुई है, चाहे उस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, चाहे XYZ बिलावल भुट्टो हो, सफ़ीर बन के पाकिस्तान केस लड़ सकता है। लेकिन ये मामला पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। इसको हल करने के लिए चाहे MQ पाकिस्तान हो या जो भी इनकी ताजी जमात है, उन सबको बैठ कर, ताजरों को बैठ कर एक टेबल पर आकर इस मामले को हल करना होगा। इसका हल यही है, जब तक हम मशरूत बुनियादों पर बैठ कर मुस्तकिल पाकिस्तान बनाने के लिए बात नहीं करेंगे, या ताजरों के मामला हैं, या कारोबार के मामला हैं, या सरमाएकारी के मामला हैं, या टैक्स के मामला हैं, या मुल्क के अंदर जो भी मामला हैं, इसको हम जब तक ताजरों के साथ बैठकर या ताजरों के साथ बैठकर ये मामला हल करने चाहिए। अशरफ भाई, आप इस पे जरा सा जो है वो बताएं कि क्यों नहीं टेबल टॉक हो सकती, क्यों नहीं ताजरों के साथ बैठकर? देखिए, अब तो करनी पड़ेगी ना। अगर ये शटडाउन दे दिया, जैसे कि बैठे हुए हैं, फेडरेशन हाउस हो, कराची चैम्बर हो, कराची मतलब मेजर हब है, दिल है इस मुल्क का। मैंने आपको बताया 7 इंडस्ट्री जोन, 24,000 सनतें, लाखों लोग रोजगार है यहाँ पे। अगर ये बंद हो गया, क्योंकि ये लोग डिसाइड कर रहे हैं, ये बता दूं, ये बैठे हुए हैं, इनको भी पता है, 7 इंडस्ट्री जोन को भी ये देखते हैं, तो ये सब डिसाइड कर रहे हैं कि अगर ये पास हो गया, वी विल नॉट कंटिन्यू, चाबी दे देंगे, आप खुद चलाएं, आप अपने FBR अफसरान को बैठाएं, क्योंकि फेडरेशन हाउस, कराची चैम्बर, इवन के काटी के साबिक सदर भी रहे, और अभी करंट जो पोजीशन, जो इनसे मेरी फ़ोन पर बात होती है, तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई एट द एंड क्या करेंगे, हम बंद कर देंगे, चाबी दे देंगे, आप चलो। चाबी हमको नहीं देंगे, इंडस्ट्री तो हमारी है, चाबी अपने पास रखेंगे, लेकिन ताला लगाएंगे। चलिए जी, डिस्कशन कंटिन्यू है, और बात यही है कि टेबल टॉक होनी चाहिए। शो में वक्त हुआ हेडलाइंस ब्रेक का। हेडलाइंस के बाद जो है वापस आ रहे हैं, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहने से। वेलकम बैक। बात हो रही है टैक्सनेट की। टैक्सनेट में लोगों को कैसे लाया जाए, क्योंकि लोगों के बहुत सारे जो हैं वो रिजर्वेशन है, और इस हवाले से जो अहदाफ हैं वो पूरे नहीं हो पाते। राशिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अशरफ भाई हमारे साथ मौजूद हैं, आज़ाद भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ भाई, आप अपनी डिस्कशन कंटिन्यू कर रहे थे और आप बता रहे थे कि क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि मैं अशरफ भाई से अभी यही ब्रेक के लिंक में पूछ रही थी कि अशरफ भाई, हम तो अगर कहीं जाते हैं तो टैक्स तो हमारा डिटेक्ट हो जाता है, लेकिन बहुत सारी जगहों पर इनवॉइस नहीं मिलती हमें। जी बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारा ऑनलाइन सिस्टम, पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम उस मुतहरक नहीं है।
हमारे 2 टैक्सेस हैं। अगर हम देखें, वफाक का एक सूबाई टैक्स है। जी। सूबाई क्या है? सेल टैक्स ऑन सर्विसेज। सही। अब जैसे राशिद साहब का कोई रेस्टोरेंट है, मैं इनके यहाँ जाके खाता हूँ, तो जब मैं बिलिंग कराता हूँ तो ये मुझे सेल टैक्स ऑन सर्विसेज है 15% मेरा कटेगा उसका, सही। या 18% कटेगा। जी। तो वो उसकी बिलिंग हो जाएगी। फिर ये सेल इनवाइस डालेंगे पॉइंट ऑफ सेल में सही। मेरे नाम से, यानी मेरा जो CNAC मतलब जो मैंने डाला इनके कंज्यूमर के नाम से मैंने डाल दी, वो इनवाइस मुझे मिल जाएगी। मैं वहाँ सही। डालूंगा तो इनवाइस से मैं चेक करूँगा, वो मुझे जमा कराना होगा कि मैंने दिया। अब मसला ये है कि पहले FBR से मैंने ये पूछता हूँ कि मेरी सैलरी पे, राशिद साहब भी बैठे हुए, क्योंकि एक्सपर्ट भी हैं ये, कई सालों से इनको मैं तंग करता हूँ कि अब मेरी सैलरी रहे उस पर इनकम टैक्स कट जाता है। फिर उसके बाद मैं होटल जाता हूँ, या मैं दवाइयाँ लेता हूँ, मैं गाड़ी की बैटरी लेता हूँ, मैं फ्यूल डलवाता हूँ, तो मैं बाकी टैक्सेस तो दे रहा हूँ ना। डबल टैक्सेशन किसे कहते हैं राशिद साहब? जब मैं सब मेरे जगह दे भैया रहा हूँ। आप आटा ले रहे हैं तो भी आप टैक्स दे रहे हैं, आप सही। घी खरीद रहे हैं तो भी आप टैक्स दे रहे हैं, आप जितनी ग्रोसरी ले रहे हैं आप उस सब के ऊपर डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप टैक्स दे रहे हैं, और उसके बावजूद आप उसके बड़े तो आप डबल टैक्सेशन के अंदर आते हैं, आप डबल टैक्स दे रहे हैं। और देखिए, टैक्स देने में कोई भी बंदा घबराता नहीं है, और टैक्स देने के लिए, टैक्स कलेक्शन के लिए गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि वो स्टेक होल्डर को बैठाते हैं, बिजनेसमैनों को बैठाते हैं, क्योंकि बिजनेसमैनों से बड़ा कोई स्टेक होल्डर नहीं है। उनको बैठा के और उसके बाद एक ऐसी पॉलिसी बनाते हैं जिससे कंज्यूमर्स को भी नुकसान ना हो, जिससे जो लोग टैक्स नेटवर्क में आ रहे हैं उनको टैक्स नेटवर्क में आने से उनको खौफ हरास भी ना हो। ठीक है। और सबसे बेहतरीन तरीक़ेकार वही होता है कि आप सेल्फ असेसमेंट के तहत टैक्स को करें, और जब आपने नए टैक्स पेयर को लेकर आना होता है तो आप बड़ा सॉफ्टली लेके आते हैं। देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो ट्रेडर्स हैं वो मेरे ख्याल से लाखों में होंगे। अगर आप मेरठ रोड चले जाएं, बोल्टन मार्केट चले जाएं, आप पंजाब में राजा बाजार चले जाएं, आप लाहौर में अनारकली चले जाएं, वहाँ पे हज़ारों दुकानें, और उनमें से शायद 1% लोगों को जो टैक्स देते होंगे। उसका बेस्ट तरीका ये होता है कि आप तमाम दुकानों पे जाएं। जैसे देखिए, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि आप पूरे पाकिस्तान की एक जो वो करते हैं, क्या सेंसस करते हैं, जी। तो हर घर में जाके आपके साथ एक पुलिस वाला, एक इंटेलिजेंस वाला बंदा होता है। आप वहाँ पर जाके उनको फॉर्म देते हैं और पूरे पाकिस्तान का आप सेंसस कर लेते हैं। तो पूरे पाकिस्तान के जब आप सेंसस कर सकते हैं, पूरी 25 करोड़ आबादी को आप काउंट कर सकते हैं, तो आपके लिए उनमें से 2, 4, 5 लोगों को, 50 लाख लोगों को टैक्स बेयर बनाना आपके लिए मामूली बात है। जितने भी लोग हैं, जितने लोग होलसेल मार्केट में बैठे हुए, चाहे वो अनारकली में बैठे हैं, चाहे वो राजा बाजार में बैठे हैं, चाहे कराची बिजनेस मार्केट में बैठे हुए, आप एक फॉर्म बनाएं और उनके साथ एक FBR का बंदा वो जाओ और वहाँ पे जाके उनको बोले भाई आज से आप रजिस्टर्ड हैं, आप उसको पूरा फाइल करें और आपने सिर्फ साल का 10,000 टैक्स देना है। राइट। ठीक है। अब आप अंदाजा लगा लें कि अगर आपने 50 लाख टैक्स पेयर बना लिए और 50 लाख को अगर आप 10,000 से मल्टीप्लाई कर लें तो इतने पैसे बन जाएंगे कि आपका पूरा अहदाफ जो है ना वहाँ से पूरा हो जाएगा। अगले साल आप उनको बोले भाई इस साल तुम्हारा टैक्स जो है 10,000 नहीं है 15,000 है, उसके अगले बार बोल जी तुम्हारा 20,000 हो गया। तो अगर एक गवर्नमेंट का टेन्योर है, अगर उसने आज 10,000 से स्टार्ट किया, मतलब इनिशियली ग्रेजुअली आप ये चीजें शुरू करें। हाँ, एकदम से क्या होगा कि जब वो रिटर्न कर देगा, जब वो 10,000 आज दे रहा है, जब वो रिटर्न बनना शुरू कर देगा तो वहाँ पे आपकी स्क्रूटनी होगी कि हाँ यार ठीक है, ये तो छोटा ताजिर है, 10,000 दे रहा है तो सही है, लेकिन इस बंदे की सेलें ज़्यादा है तो इसका 10,000 नहीं बनता है, इसका 25,000 बनता है। तो लोग आपके पास आना शुरू हो जाएंगे। तो FBR को बिजनेसमैनों का और ट्रेडर्स का दोस्त बनना पड़ेगा, और जब तक ये इनके हमारे ताजिरों के और इनके साथ दोस्त नहीं बनेंगे, अगर ये हमको चोर और सिपाही का खेल खेलते रहेंगे तो उससे आपका मसला सॉल्व नहीं होगा। मसाइल बढ़ते चलेंगे, इंडस्ट्रीज कम होती चलेंगी, और पाकिस्तान क्योंकि 25 करोड़ की आबादी है तो पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री के बगैर गुजारा नहीं है। पाकिस्तान दुबई, हांगकांग या सिंगापुर नहीं है कि जहाँ पे 2-2, 4-4, 10-10 लाख की आबादी हो और वो ट्रेडिंग के अंदर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना के और दुनिया के अंदर राज करे। पाकिस्तान की क्योंकि 25 करोड़ आबादी है तो आपको लोगों को रोजगार देना है, और रोजगार देने के लिए इंडस्ट्री चलाए बगैर, सनतें लगाए बगैर आप रोजगार लोगों को नहीं दे सकते। अगर आपने अपनी एक्सपोर्ट बढ़ानी है तो आप इंडस्ट्री लगाए बगैर आप अपनी एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकते। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि इस लॉ के आने के बाद आपकी जो एक्सपोर्ट होगी वो भी डिक्लाइन हो जाएगी, और ये जो बिजनेस होता है, ये जो कारोबार होता है ये इतना सेंसिटिव होता है कि अगर गवर्नमेंट की किसी नाजायज़ और गलत पॉलिसी की वजह से अगर आज हमारी एक्सपोर्ट बंद हो गई तो आप यकीन माने उस कस्टमर को दोबारा लाना, पहले कस्टमर को, एक्सपोर्ट के कस्टमर को लाना इंतहाई मुश्किल काम है, लेकिन एक दफ़ा चले जाए तो दोबारा लेके आना
तकरीबन नामुमकिन काम है। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी हमेशा ऐसी होनी चाहिए कि वो स्टेक होल्डर को बैठा के कोई भी कानून बना रहे तो वो स्टेक होल्डर को बनाए और उनसे पूछें यार इसके प्रॉज एंड कॉन्स क्या होंगे, इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका नुकसान क्या होगा, इससे सनतों को क्या मसला पड़ेगा, इससे एक्सपोर्टर्स को क्या मसाइल आएंगे। क्योंकि अगर आपकी एक्सपोर्ट डिक्लाइन हो गई, अगर आपकी एक्सपोर्ट बंद हो गई तो अभी तो ऑलरेडी आपका डॉलर का डेफिसिट है और फिर मज़ीद और डेफिसिट हो जाएगा। तो इसलिए पाकिस्तान की जो मईशत होगी वो एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच जाएगी कि जिसके बाद आप उसके बाद कोशिश भी करेंगे, जितना आज आप बिजनेस में ले रहे हैं आप उसका 4 गुना भी दे देंगे ना, तो शायद वो इंडस्ट्रीज़ का रिवाइव होना मुश्किल हो जाए, मुश्किल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया राशिद साहब, आप हमारे शो पर आए, अशरफ भाई हमारे शो पर आए, आज़ाद भाई हमारे शो पर आए। शो में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर दीगर जो अहम और दिलचस्प हमारे टॉपिक्स हैं वो आपके साथ में शेयर करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो जी मौसम है बड़ा ज़बरदस्त और इस ज़बरदस्त मौसम में जो है ना सबसे ज़्यादा ये तो घूमने फिरने का ख्याल आता है या फिर खाने पीने का ख्याल आता है। तो आज हम बात करेंगे ऐसे खाबों की, ऐसे खानों की जो कि इस मौसम में ना आपका मज़ा दुबाला कर देते हैं। अच्छा, ये जो मज़ा दुबाला कर देते हैं ना, इसमें फ्राइटर्स हैं, वाटर बॉल्स हैं और समोसे हैं और चाट है, ये सारी चीज़ें आ रहा है ना मुंह में पानी। भाई मुझे भी जो है ना बहुत मेरी एपेटाइट इंक्रीज़ हो रही है। लेकिन इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो है वो समीन मोइज़ हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? देखिए मौसम अच्छा है तो सब अच्छे लग रहे हैं ना। ये तो फैक्ट है ना? मौसम का बहुत होता है इम्पैक्ट हाँ। आपकी पर्सनालिटी के ऊपर, सही। आपकी दिल के हाल के ऊपर। हाँ। एकदम आपका हाल मूड बदल जाता है मूड बदल अगर जाता मौसम अच्छा होता है। ये तो फैक्ट है। ये तो फैक्ट है। अच्छा ये बताएं कि ये जो सारे हैं समोसे, पकौड़े और चाट और जिसको कहने की गोल गप्पे जो मुझे बड़े ही पसंद है, ये कितना मज़ा दुबाला कर देते हैं इस मौसम में। और इनको किस टाइम पर, जाहिर सी बात है अब ये शुरू हो गया, स्टार्ट हो गया दिन, अभी शाम तक इंशाल्लाह ऐसे ही रहेगा मौसम। तो इस मौसम में इन खाबों को खाने का कितना मज़ा होता है और कहाँ से कैसे जो है वो अरेंज करना चाहिए कि अगर आपने गोलगप्पे रखे हैं तो उसके साथ फिर आप क्या चीज़ें रख सकते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है जो लोग गोलगप्पे खा रहे होते हैं तो वो उसके साथ चाट नहीं रखते, वो कहते जी ठीक है जी गोलगप्पे इनफ है। तो किस तरीके से फिर आप कैसे शेफ जो है ना ये इसको कैसे कॉम्बिनेशन बनाएंगे? खाने पीने की चीज़ों के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा इंसान वो तो नहीं कर सकता कि हाँ। जी ये आप खा सकते हैं और आप ये नहीं खा सकते हैं। लेकिन हाँ, मौसम जैसे हमारे यहाँ स्पेशली इन पाकिस्तान, हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है कि जैसे ही मौसम बदलेगा फ़ौरन ही आपके या तो पकौड़े बनने शुरू हो जाएंगे या आलू के पराठे बनने शुरू हो जाएंगे, या फिर लोग बाहर निकल जाते हैं अगर आपके रोड इस काबिल हैं कि आप जाके बाहर कुछ इंजॉय कर सकते हैं। हाँ। तो वो फिर स्ट्रीट फूड की भी चीज़ें आ जाती हैं कि भाई जो भी चीज़ें बाहर मिल रही हैं जो कि आप इस तरह के मौसम के अंदर बहुत लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं जो बेसिकली पाकिस्तानी आवाम को बहुत ज़्यादा पसंद है, जिसमें पकौड़े हो गए, समोसे हो गए, जलेबी हो गई, चाट हो गई, गोलगप्पे हो गए, बन कबाब हो गए। ये सब चीज़ें वैसे भी बहुत लोगों को पसंद है, लेकिन इस मौसम के हिसाब से तो ऑब्वियसली वो आप कहना चाहिए कि मज़ा डबल हो जाता है अगर आप इस मौसम में ये सब चीज़ें कंज्यूम करें, एंजॉय करें। और कराची में अगर मैं वैसे जनरली देखूं तो आपके पास इतने ऑप्शंस अब तो आ गए हैं इन तमाम चीज़ों के कि आप ख़ुद भी सेलेक्ट नहीं कर सकते कि हमें क्या चीज़ कहाँ से खानी है और हमें क्या चीज़ कहाँ से नहीं खानी है। लेकिन कुछ फ्रूट चाट आप बताएं कि जो फ्रूट चाट है या फिर जो दूसरी दही बड़े छोले वाली जो चाट होती है वो कैसे बनाई जा सकती है और वो उसके फ्रूट चाट के डिफरेंट उसका जो है ना फ्रूट चाट के बेसिकली जो है वो जैसे हमारे जो नॉर्मली घरों में बनती है वो तो बहुत एक सिंपल सी तरीके से बनती है, लेकिन कुछ कराची में कुछ ऐसे स्पॉट हैं जहाँ पे जिनकी फ्रूट चाट बेसिकली बहुत ज़्यादा मशहूर है। उसमें एक स्पॉट क्लिफ्टन पे है, एक लड़का खड़ा होता है लेकर और वो एक फ्रूट नॉर्मल बिल्कुल सिंपल से फ्रूट कटे हुए होते हैं, वो उसके ऊपर एक इमली और आलू बुखारे की चटनी डालता है। सो मैंने भी एक दफ़ा वो चाट खाई है और वो वाकई टेस्ट में बहुत डिफरेंट होती है। सो फ्रूट्स के साथ बहुत सारे गेम्स हम कर सकते हैं चाट को लेकर। फ्रूट के साथ हम चने भी ऐड कर सकते हैं तो वो एक अलग किस्म का कॉम्बिनेशन और दही बड़े छोले वाली जो चाट है और दही बड़े और छोले वाली जो चाट है वो तो कहना चाहिए ना कि वो तो बहुत ओल्ड स्कूल थॉट्स वाली कहानी है कि वो हर ज़माने में हर वक्त आपको ऐसा ही मज़ा देती है। तो दही बड़े आपको पता है माश की दाल के भी बनते हैं और माश और मूंग के भी बनते हैं, और आप चाहें तो जिसको वो कहते हैं जो बेसन वाले पकौड़े होते हैं उसके साथ भी आप रेडीमेड जल्दी में बनाना हो तो वो भी बना सकते हैं। तो असल जो गेम है ना वो इन जो मुझे पता है जितना मैंने इसके ऊपर काम किया है, जो असल सारा गेम है ना वो है आपकी चटनियाँ। चटनियाँ अगर आपकी चटनियाँ मज़ेदार हैं, इफ़
दे आर टेस्टी और उनमें फ्लेवर है। हाँ। तो आपका जो ये सब जो मिक्सिंग है दही बड़े विद चना। आप किस तरह से स्पेशल से दही बड़े और चाट और ये सब कुछ बनाते अच्छा, हैं? जरा बताएं मेरा मुझे। जो है हाँ, ना हाँ। हमारी जो फैमिली की एक जो रेसिपी है जो हमारी फैमिली में बहुत ज़्यादा है वो जी। है माश और मूंग की दाल के दही बड़े। अच्छा। वो एक क्वांटिटी है कि हाफ आप लेते हैं दोनों दालें, उसको भिगोते हैं, फिर उसको ब्लेंडर में चलाते हैं विद सॉल्ट, सिर्फ सॉल्ट डालते हैं हम लोग। अच्छा, बहुत सारे लोग उसके अंदर हरा धनिया पुदीना भी ऐड करते हैं, पर वी कीप इट सिंपल, कि बिल्कुल सिंपल उसकी रेसिपी होती है। और फिर उसके बाद अच्छी तरह से ब्लेंड करने के बाद जब वो बिल्कुल फोमी और बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है, यानी कि बिल्कुल झाग की तरह फूल जाता है, फिर उसको हम फ्राई करते हैं उसमें। और फिर उसके बाद दही का एक मिक्सचर बनता है, वेरी सिंपल। दही के अंदर आपने सिंपल सा जो है वो नमक डाला और थोड़ा सा आपने उसमें शुगर डाली, चीनी, जो कि मीठे वाले दही बड़े होते हैं, और वो एक थिक सा हम दही बनाते हैं। बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि उनकी अपनी प्रैक्टिस होती है, या वो उसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड कर देते हैं या कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर ऐड कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर घर में बना रहे हैं तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है इस तरह की कोई एडिशंस करने की। और फिर उसके बाद वही बात है, चटनियाँ, खजूर की चटनी, इमली की चटनी, हरी चटनी, चाट मसाला, एंड दही बड़ों का अलग से एक मसाला मिलता है विच इज़ भुने हुए लाल मिर्च, भुना हुआ धनिया, भुना हुआ जीरा, नमक, और थोड़ी सी खटास होती है उसके अंदर, और काला नमक होता है। उसको अच्छे से रोस्ट करके आप वो एक मसाला तैयार कर सकते हैं जो स्पेशली फॉर दही बड़े हो। हाँ। तो चटनियाँ जो है ना वो गेम चेंजर हैं। फॉर मी चटनियाँ इज ऑलवेज गेम चेंजर। सही, बिल्कुल। अच्छा, चटनियाँ नहीं हो ना तो मज़ा भी नहीं आता। मज़ा भी नहीं आता। चटनियाँ ना हो ना तो सीरियसली ऐसा लगता है कि जैसे कुछ कमी है, ये खाना जो है ना ये पूरा नहीं हो सकता। अच्छा, जिस तरह का अभी मौसम है, या अभी जो हमारे यहाँ जितने मज़े मज़े के खाने मिलते हैं स्पेशली, तो इसमें हम यूजुअली होता है ना कि शाम में प्रेफर करते हैं कि इस तरह की कोई चीज़ हो, या तो फिर दही बड़े हों, या फिर जो है वो गोलगप्पे हों, या फिर पापड़ हों। बहुत सारे लोग जो है वो घर में पॉपकॉर्न भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से बनाते हैं। तो पॉपकॉर्न कितने तरीकों से बनाए जा सकते हैं और किस तरह से जो है ना वो खाया जा सकता है? जब हम छोटे थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जब मैं बहुत पुरानी तो नहीं हूँ लेकिन जब मैं छोटी थी तो हमारे तो गली में एक ही किस्म के पॉपकॉर्न मिलते, दैट वाज सॉल्टेड पॉपकॉर्न, जो नॉर्मल मिलते थे। उसके बाद जब हम बड़े हुए तो हमने देखा कि उसके अंदर बड़ी वैरायटीज आ गई है, और फिर वो कैरमल पॉपकॉर्न मिलना शुरू हो गया, फिर चीज़ पॉपकॉर्न मिलना शुरू हो गया, फिर जो है वो मसाले वाले पॉपकॉर्न मिलना शुरू हो गया। अच्छा, फर्स्ट टाइम मैंने जो कैरमल पॉपकॉर्न खाए थे विद ड्राई फ्रूट्स, वो मैंने दुबई में खाए थे, और वो एक मॉल था, उसकी स्पेशलिटी थी कि यहाँ के पॉपकॉर्न आपने ज़रूर खाने। मेरे भाई होते हैं वहाँ पे, तो हम लोग वहाँ गए तो उन्होंने कहा अच्छा वो जो टेस्ट वहाँ पे मैंने खाया था वो अभी तक मेरे दिमाग में स्टक है। ड्राई फ्रूट्स विद पॉपकॉर्न, और वो सब कैरमलाइज्ड थे। वो बिल्कुल वो जो है ना बड़ा मज़े का बना के देते हैं आपको। Yes, आपने खाए हुए? हाँ, और वो बहुत ज़बरदस्त लग रहे होते हैं। अच्छा, थोड़ी सी बात करते हैं हमारे कराची के ये जो खाबे हैं, मतलब जो कॉर्नर्स होते हैं, जो फूड कॉर्नर्स होते हैं, जहाँ पर ये आपने देखा होगा कि स्टॉल होता है, वहाँ पे वो मिल रहे हैं आपको, छोले हैं, और वहाँ से आपको कचौरियाँ भी मिल रही हैं, समोसे भी मिल रहे हैं बहुत सारी। उनके बारे में थोड़ा सा बताएं कि कितने मज़ेदार होते हैं और कितने मज़े के खाने होते हैं ये सारे। और ये सारे जो है ना शाम वाले खाने जो आप शाम को मज़े से चाय के साथ जो है वो ले रहे होते हैं सारी चीज़ें। इनफैक्ट कुछ लोग टिक्का भी रख रहे होते हैं। हाँ, ऐसा है कि देखिए स्ट्रीट फूड का जो कॉन्सेप्ट है, अगर हम जनरली देखें तो स्ट्रीट फूड का कॉन्सेप्ट शुरू इस तरह से हुआ था कि ऐसी रेडीमेड चीज़ें हों बनी हुई, जो कि लोग वॉक करते हुए आएँ या गाड़ियों में आएँ, और वो रेडीमेड चीज़ें हों जो क्विक मिल जाए और आप क्विक कंज्यूम कर लें। हाँ। ठीक है, तो उसके अंदर शुरू में जब अगर हम देखें तो फूड स्ट्रीट में आपको यही जिस तरह की चीज़ें आप बता रही हैं, जैसे आप चने की चाट है, उसमें कुकिंग नहीं है। हाँ। वो बस आपने असेंबलिंग करनी है और देनी है। इट्स अ क्विक रेसिपी ना, कि हर चीज़ बनी हुई रखी है। लाइक गोलगप्पे हैं, वो भी बने हुए रखी है, हर चीज़ आपने असेंबलिंग करनी है, देनी है। दही बड़े आपने बना के रखे हुए हैं, समोसे या कचौरियाँ, इसकी फ्राइंग में टाइम लगता है, लेकिन जो लोग ये मैनेज कर रहे होते हैं, आपने देखा होगा उनके पास 3-3, 4-4 लोग खड़े होते हैं, एक तल रहा होता है, एक बना रहा होता है, एक डाल रहा होता है, एक दे रहा होता है। सो स्ट्रीट फूड का कॉन्सेप्ट जो है ना वो यही है कि जल्दी जल्दी वाला काम हो। लेकिन अब विद टाइम इसके अंदर इतनी ज़्यादा चेंजेस आ गई हैं कि अब आपको बिरयानी भी मिल जाएगी स्ट्रीट फूड में, आपको टिक्के भी मिल जाएंगे, आपको रोल भी मिल जाएंगे, आपको बेहतरीन बर्गर्स भी मिल जाएंगे, आपको पास्ता भी मिल जाएगा।
तो लोगों ने लोगों की चॉइसेस को देखते हुए कि जो आने वाला कस्टमर है वो सिर्फ ये चीज़ें नहीं खा रहा, उसको किसी को बिरयानी भी चाहिए, किसी को पास्ता का भी बहुत शौक़ है, किसी को बर्गर्स भी पसंद हैं। तो अब लोगों ने वो जो क्रियोस या स्टॉल्स वो इस तरह के हैं कि अब उसमें बाकायदा कुकिंग भी हो सकती है और आप खा भी सकते हैं बड़े मज़े से, खा भी सकते हैं बड़े मज़े से, एंजॉय फिर कर ये सकते हैं। मतलब एक तो ये होता है ना कि इजी टू बाय, यानी कि आप गए और आपने वहाँ पे आप इतने सारे स्टॉल्स हैं तो आपने देखा कि कहीं से भी आपको जो भी स्पाइसी चीज़ मिल रही है वो आपने मज़े से लेके जो है वो ले ली और अब घर ले गए या आपने वहाँ बैठकर भी खा ली। तो ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। और इन दिनों में तो स्पेशली चाहे आप अपने घर में जो है ये सारे खाबे और खाने सेलिब्रेट करें या बाहर जाके स्ट्रीट फूड खाएं तो इसका जो मज़ा है ना वो डबल हो जाता है। मतलब अगर आप फैमिली के साथ आज शाम को प्लान बना रहे हैं तो आप जाके बाहर खा सकते हैं, तो वो ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि इन्वायरमेंट है कि बारिश वाला मौसम है, आप बाहर बैठे हुए हैं और फिर वो आप जो भी आपका जो है ना पसंदीदा फूड है वो आप वहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि सारी जो है ना वो स्ट्रीट फूड एक साथ ही होते हैं। स्ट्रीट फूड का बस एक चीज़ जो है जो मुझे लगता है पर्सनली, और मैं क्योंकि जाहिर बात है मैं भी कैफ़े रन कर रही हूँ और मेरा खाने से ही ताल्लुक़ है, तो बस मुझे वहाँ ये लगता है कि थोड़ा सा हाइजीन पे काम होना चाहिए। अच्छा। ख़ास तौर पे हमारी जिस तरह की फूड स्ट्रीट है उसके अंदर लोगों के पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है कि वो लोग पानी का प्रॉपर इंतज़ाम कर सकें, तो थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि हाइजीन पे काम होना चाहिए। लेकिन बहुत सारी ऐसी जगहें भी हैं, आप कराची में आपने देखा है नई फूड स्ट्रीट्स जो खुल रही हैं वहाँ पे वो लोग बहुत अच्छा फैसिलिटेट कर रहे हैं लोगों को, ताकि ये जो ऐसे लोग हैं जिनको हाइजीन का कुछ तो लोग ऐसे होते हैं जिनको प्रॉब्लम नहीं होती, कुछ भी मिल रहा है कुछ भी खा लें, कुछ भी इंजॉय कर लें। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको थोड़ा सा होता है कि नहीं जी हाइजीन है, नहीं है, बॉक्सेस हैं तो वो भी आपको हर दफ़ा प्लेटें नहीं चाहिए, आपको जो है वो डिस्पोजेबल बॉक्सेस चाहिए, कुछ इस तरह की चीज़ें अपनी। मुझे लगता है कि अगर आप कोई ऐसा बिज़नेस भी कर रहे हैं, अगर आप खुद ही बेच भी रहे हैं, तो आप इस तरह का सेटअप रखें जिसमें लोगों को दिखे कि आपका हाइजीन लेवल क्या है। क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे कि मैं अपना कैफ़े रन करती हूँ तो मुझे लगता है कि जब हाइजीन की बात होती है तो लोगों को दिखता है, लोगों को जब जहाँ पे हाइजीन होती है वहाँ लोगों को नज़र आता है कि हाँ यार यहाँ पे बड़ा साफ़ सुथरा खाना मिल रहा है। मैंने खुद भी देखा है ऐसी बहुत सारे, मैंने चाट की ठेले देखे हैं जिन्होंने अपनी पूरी छोलों के ऊपर और सबके ऊपर एक नेट का कपड़ा बिछाया हुआ होता है ताकि उस पर मक्खी ना आए, उस पर कोई कचरा ना आए। वो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइजीन। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत, पता है क्या समीन, बहुत सारे ऐसे भी जो है ना वो होते हैं, ठेले होते हैं या बहुत सारे ऐसे भी स्टॉल लगे हुए होते हैं जो बड़े साफ सुथरे होते हैं। हाँ, और वो दिखता है आपको। हाँ, और उनकी सफाई नज़र आती है कि पूरी उन्होंने नेट लगाई हुई होती है। और फिर उसके बाद जब आप उनसे कोई चीज़ लेने के लिए जाएं तो उसको प्रॉपर हटाते हैं और फिर उसके बाद वो आपको दे रहे होते हैं, तो एक अच्छा एहसास होता है। हाँ, एक होता है कि हेल्थफुल, या आपको कहना चाहिए कि एक हाइजीनिक जो है ना, आपको लगता है कि नहीं आपने कहीं से जब आप कहीं से साफ सुथरा खाना खाई खरीदते हैं, चाहे वो ठेला हो। देखिए हाइजीन का कॉन्सेप्ट तो आपके बड़े हाइजीन अगर बड़े रेस्टोरेंट में भी नहीं होगी तो आपका खाने का दिल नहीं करेगा। मैं वही कहने वाली थी कि ज़रूरी नहीं है कि बड़े बड़े रेस्टोरेंट जो हैं, हाई एंड रेस्टोरेंट जो हैं, वो हाइजीन को बहुत फॉलो कर रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो फॉलो कर रहे होते हैं वो दिख जाता है। हाँ। लोगों को नज़र आ जाता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा अक्सर का जो ठेलों पे लेके लोग चीज़ें खड़े होते हैं, उनके पास एक कंटेनर होता है, उसके अंदर उन्होंने अपने चम्मच डाले वो जी, उस कंटेनर में पानी होता है जी, वो पानी से साफ़ करते हैं और फिर चीज़ निकाल के आपको देते हैं। तो मैं तो ये चीज़ें बहुत ऑब्जर्व करती हूँ, मैं देखती हूँ कि यार ये किस तरह काम कर रहा है, ये किस तरह अपनी चीज़ें दे रहा है, इसकी जो जगह है वो कितनी साफ है, वो बार बार कपड़ा मार रहा है या नहीं मार रहा। चाहे आपका छोटा ही सेटअप हो, लेकिन अगर आप इन चीज़ों का, छोटी चीज़ों का ख्याल रखते हैं तो लोगों को नज़र आती है। लोग अगर होगा नज़र वाला तो वो देख लेगा कि यार ये बंदा बड़ी सफाई से काम कर रहा है। और फिर सफाई निफ्स ईमान है। सही, अगर इंसान का इस बात पे कॉन्सेप्ट हो जाए कि मैं सफाई करूंगा, वो निस्फ़ ईमान है और इससे मेरे रिज़्क़ में बरकत होगी या व्हाट एवर, तो डेफिनेटली बात ये नहीं कि आप ठेले से लेके खा रहे हैं या आप कहाँ से लेके खा रहे हैं, आप साफ़ सुथरा खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं। एक्चुअल प्रॉब्लम ये होता है कि हमें चीज़ें हाइजीनिक चाहिए होती हैं, हमें चीज़ें जो है वो सफाई के साथ चाहिए होती है। और बहुत अच्छा है कि समीन आपने जो है वो इस टॉपिक की तरफ भी बात की कि भाई सफाई होनी चाहिए। लोग जाते हैं ठेलों से खाते हैं लेकिन वो उतने हाइजीनिक नहीं होते। लेकिन क्या होता है कि इस मौसम में इतना रश होता है, आप देखिए कि इस मौसम में इतना रश होता है, इतनी मक्खियाँ भी होती हैं। आप कहीं पर भी जाएं, आप समोसे लेने जाएं, पकौड़े लेने जाएं, तो भाई आपको सफाई का ख्याल रखना चाहिए। सफाई निफ्स ईमान है, तो ये बड़ा ज़रूरी होता है। अच्छा ये बताएं कि स्ट्रीट फूड की आपको कौन सी ऐसी 2 या 3 बातें अच्छी लगती हैं जो आपको लगता है कि नहीं भाई ये
बड़ा ज़बरदस्त है आइडिया और ये होना चाहिए स्ट्रीट फूड्स। मैं एक ज़ाती तौर पे इंतहाई चटोरी औरत हूँ अच्छा। और मुझे जो है वो मज़े का खाना, अच्छा खाना, मैं हमेशा अगर एज अ गेस्ट भी किसी और दूसरे शहर या किसी दूसरे मुल्क में जाती हूँ तो मैं उन लोगों को कहती हूँ कि मुझे खाना मज़े का चाहिए, चाहे वो किसी छोटी सी दुकान का ही हो, चाहे वो किसी ठेले का ही हो। आई डोंट माइंड ईटिंग दैट, वो मज़े का होना चाहिए। सही। तो मेरे लिए तो ये कॉन्सेप्ट एक बहुत ही मज़े का कॉन्सेप्ट है कि मैं एक ऐसी जगह पे जाऊँ जहाँ पे मेरे पास वैरायटी ऑफ फूड है और मुझे पता है कि ये मैं खाऊंगी तो मुझे बहुत मज़ा आएगा। तो आई लव ईटिंग दैट काइंड ऑफ फूड, मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। लेकिन हर इंसान की, हर लोगों की अपनी चॉइसेस होती हैं। जब से मैं इस फील्ड में एज अ कैफ़े ओनर आई हूँ तो मैं बहुत लोगों से मिलती हूँ वहाँ पे अपने कैफ़े में और मैं बहुत लोगों के साथ बैठती हूँ। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे ये चीज़ बताते हैं कि हमें ना रोड पे खड़े होकर खाना खाना अच्छा नहीं लगता, यू नो। सो देयर आर मैनी काइंड ऑफ कस्टमर्स, मैनी काइंड ऑफ पीपल जो अलग अलग तरीके से खाना खाना पसंद। किसी को ना इस सोफे पे बैठ के खाना खाना अच्छा लगेगा, सही। और कोई बोलेगा कि यार मुझे ज़मीन पे बैठ के खाना खिला दो, आई डोंट माइंड। सो मैं पर्सनली बहुत इंजॉय करती हूँ और मुझे लगता है कि इंसान को इजी गोइंग होना चाहिए। अगर उसको ये ऑप्शन मिल रहा है कि वो किसी फाइन डाइनिंग में बैठ के हज़ारों रुपया खर्च करके एंजॉय करे तो करे, और अगर किसी को ये ऑप्शन मिल रहा है कि यार वो किसी ठेले पे खड़े होकर 100-200 रुपए का खाना, खुशी मैटर करती है। दैट्स द मैटर ना, कि आपको किस चीज़ के अंदर आपकी खुशी मैटर करती है। बहुत शुक्रिया समीन, आप हमारे शो पर आई। शो में यह वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर करेंगे ढेर सारी बातें। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो भाई अब कुछ बात कर लेते हैं स्किन केयर की। और स्किन केयर जो है ना उसमें इतने सारे मसले होते हैं, कभी पिंपल्स हैं, झाइयाँ हैं, टू टोन है, डल है, टैन है, और एक के बाद एक मसला जो है वो सामने आता रहता है, ड्राइनेस है। अच्छा, गर्मियों में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी स्किन पे ड्राइनेस के इश्यूज़ होते हैं। तो इस पर बात करने के लिए आज 2 एक्सपर्ट्स हमारे स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। एक हैं उम्मे राहील और हम उनके साथ मौजूद हैं रानिया पा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बस आज तो ना सारी बातें, सारे मसाइल पूछ लेने हैं, और जितनी आप लोगों ने आज कॉल्स करनी है आप कर सकते हैं। उसकी रीज़न ये है कि आज हमारे पास 2 बड़े ज़बरदस्त एक्सपर्ट मौजूद हैं। उम्मे राहील, आपसे स्टार्ट करते हैं। ये बताएं कि गर्मियों में ज़्यादातर जो कॉमन कंप्लेन लेकर आपके पास आते हैं लोग, कि भाई क्या आपको कहते हैं कि भाई हमें स्किन पे क्या प्रॉब्लम हो रही है, पहले लोगों की जो कॉमन कंप्लेन है उसके बारे में बात करते हैं। मोस्टली जो गर्मी में आती है, एक तो टैनिंग, डल स्किन, दूसरा सबसे ज़्यादा जो इशू आता है ऑयली स्किन, और उसके बाद दाने निकलना। ओके, कि पोर्स खुल गए हैं, स्किन पे ऑयल बहुत आ रहा है, और कराची में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। सही। तो अब जो क्रीम लगा रहे हैं उससे भी हमारे दाने बन रहे हैं। और ये 2 चीज़ें, मतलब देखिए रंग गोरा तो ज़िंदगी भर का सवाल, वो तो हमेशा रहता है। और वो उम्मे राहील अभी आपको बता भी देंगी कि करना क्या है। दानों का मसला, मतलब अभी हर दूसरे दिन कोई एक पेशेंट तो खड़े होते हैं कॉल्स के ऊपर भी, हर जगह है तो कि जी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो गई है, पोर्स खुल गए हैं और दाने हैं कि वो बस निकले जा रहे हैं, हम क्या लगाएं क्या ना करें। पहली बात ये कि प्रोडक्ट लगाना कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। प्रोडक्ट का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी स्किन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि जी मेरी स्किन जो है सर्दी में ऐसी होती है, गर्मी में इतने दाने निकलते हैं, स्किन ऑयली हो जाती है। तो सिंपल आपने वाटर बेस्ड क्लेंजर्स लेने हैं, वाटर बेस्ड आपका मॉइस्चराइजर होना चाहिए, स्किन जो टोनर या टॉनिक्स आते हैं वो लगाने लाजमी चाहिए जिनको बहुत ज़्यादा ऑयल आता है। और सिंपल नहीं है, बाज़ार से नहीं खरीद रहे, बजट नहीं है या समझ में नहीं आ रहा, आपने 1 कप जो है मिनरल वाटर लेना है। उसके अंदर आपने पहले इसको जोश दे दिया अच्छी तरह से, आधा चमचा आप डालेंगे सौंफ, 1 गुलाब की पत्तियां जो होती हैं वो डालेंगे उसके अंदर, 1 चुटकी डालेंगे मीठा सोडा, और इसको ढक के रख देंगे। जब ये पानी ठंडा हो जाएगा उसको छान के फ्रिज में रख देंगे आप। और ये जो पानी है दिन में 3 से 4 दफ़ा स्प्रे करना है फेस के ऊपर। सुबह उठ के मॉर्निंग वॉश के फ़ौरन बाद, फिर जब मेकअप करें तब करेंगे। दिन में 2 से 3 बार आप करें। आपके पोर्स जो है ना वो अपना मिनिमाइज होंगे, ऑयल कंट्रोल होगा। ऑयल कंट्रोल इस तरह से डिफरेंट टाइप के आप बना सकते हैं। किसी को दाने बहुत है तो उसमें आप नीम के पत्ते डाल दें, पुदीना डाल दें, तो आपके दानों का बैक्टीरिया ख़त्म हो जाएगा, तो दाना खुश्क हो जाएगा। सही। तो ये आप घर में बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। रानिया आप बताइए। जी बिल्कुल, उम्मे राहील ने बिल्कुल सही कहा कि देखिए दानों का प्रॉब्लम, स्किन का टेक्सचर की तब्दीली, ये 12 महीने हर
ख़वातीन के साथ तो होती है लेकिन मर्दों के साथ भी ये मसला होता है। सही। सबसे पहले बिल्कुल ठीक बात है कि अपनी स्किन को समझना चाहिए। सर्दियों में तो हम लोग बहुत ज़्यादा केयर कर लेते हैं कि स्किन पर ड्राइनेस आती है, जी। इस ड्राइनेस की वजह से हम अपनी तरफ तवज्जो देते हैं, लेकिन गर्मियों में ऐसा होता है कि स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है क्योंकि सही। ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसके लिए जितना भी स्किन को क्लीन रखें, चिपचिपाहट होती है। हाँ। इस चिपचिपाहट को दूर करने के लिए सबसे पहले तो आप सुबह से लेकर शाम तक अपनी स्किन की केयर इस तरह करेंगे कि सबसे पहले तो बीइंग मुस्लिम, अल्लाह ताला ने हमें सबसे बड़ी अपनी केयर के लिए एक मौका दिया है कि हम दिन में नमाज के लिए 5 बार वज़ू करते हैं। ये एक ऐसा अल्लाह ताला ने हमें तोहफ़ा दिया है कि ख़ुद ब खुद इससे हमारी जिस्म की, हमारे माउथ की, हमारे फेस की क्लीनिंग होती रहती है। अब ये कि अपनी स्किन को समझना इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम सादे पानी से वज़ू करते हैं तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर यहाँ पर गर्मी के मौसम में चूँकि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ख़ास तौर से कराची में तो बहुत ही पॉल्यूशन वाला वेदर है, तो इसके लिए अगर आप कोई फेस वॉश जो आपकी स्किन के मुताबिक आपके लिए फेस वॉश हो वो सेलेक्ट करें, उसके साथ आप अपने चेहरे को दिन में 5 बार वज़ू के साथ साथ अगर धोएंगी, अपने हाथ पैरों को भी धोएंगी, तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी स्किन नॉर्मल होना शुरू हो गई। लेकिन फिर भी जिन लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो वो लोग परेशान रहते हैं। जो अगर बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है तो वो मेरा आइल ने बिल्कुल सही कहा, लेकिन जिनकी बहुत ज़्यादा स्किन ऑयली है उनको दाने भी हो जाते हैं। उसके लिए सबसे बेहतर एक सीरम मैं आपको बता रही हूँ कि बाहर जाते वक्त अगर आप अपने चेहरे पर लगा लें तो ना सिर्फ ये कि आपकी स्किन ऑयली नहीं होगी बल्कि सन टैनिंग का भी शिकार नहीं होगी। अच्छा। हाँ, जब हम बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में जाते हैं, जी। जैसे अब बरसात का मौसम है तो इस वक्त चिलचिलाती हुई धूप होती है। हाँ। आप ये देखें कि बारिश के बाद जब धूप निकलती है तो बड़ी चमकीली और रुपहली धूप होती है। हाँ। बहुत तेज़ धूप होती है। ये इस वक्त जो सूरज की अल्ट्रावायलेट शुआएं हैं ये हमारी स्किन पर डायरेक्ट असरअंदाज होती हैं। इस वक्त हमें स्किन की सी साइड पर जब हम जाते हैं तो डायरेक्ट सूरज हमारी स्किन पर पड़ता है, तो इसकी वजह से हम लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा, ना सिर्फ ये कि लड़कियों की, औरत की चूँकि सिर पे नाजुक है तो ज़्यादा नाजुक होती है, मर्दों की भी, बच्चों की भी केयर करने के लिए सबसे पहले आप एक बॉटल में पानी लेंगी, उसको बॉईल कर लीजिए। बॉईल करने के बाद जब वो रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो जाए तो उसमें 1 पिंच पिसी हुई फिटकरी, अच्छा जिसको एलम कहते हैं। और आपको बता दूं कि ये जो फिटकरी है आप पीसेंगे, इसको डायरेक्ट पीसेंगे। इसको एक होता है फिटकरी को, एलम को पहले हम चूल्हे पर रख के खील कर लेते हैं, वो दूसरा तरीका है। सही। लेकिन आपको डायरेक्ट स्किन के लिए बिल्कुल उसको डायरेक्ट पीसना है, जिस फॉर्म में है उसी तरह बिल्कुल फाइन पाउडर बनाकर आप उस पानी के अंदर 1 पिंच डालेंगे। याद रखिए कि 1 पिंच बहुत पावरफुल होता है। सही। वो डालेंगी, उसके अंदर आधा लेमन स्क्वीज कर लेंगे और चंद पत्ते आप या तो ले लेंगे नीम के या पुदीने के पत्ते डालकर एक बोतल में रख दीजिए। रख दीजिए और उसके ऊपर कोई स्प्रे की बोतल बहुत ज़्यादा आती है, उसके ऊपर स्प्रे आप लगा दीजिए। और दिन में घर से बाहर जाने से पहले जब आप बाहर जा रहे हैं तो फेस अपना अच्छी तरह वॉश करने के बाद अपने चेहरे पर, अपने गर्दन पर, अपने हाथ पाँव पे जो आपके सेंसिटिव हिस्से हैं इसका स्प्रे करें और रूम टेम्परेचर पर घर के अंदर ही इसको आप खुश्क होने दें। अच्छा। खुश्क होने के बाद अगर आप कोई खातून है, कोई मेकअप यूज़ कर रही है तो इसके ऊपर ड्राई फॉर्म में जो है वाटर बेस है, कॉम्पैक्ट पाउडर है, वो लगाकर बाहर जा सकती हैं। उससे ना सिर्फ ये कि आपकी स्किन सन टैनिंग से महफूज रहेगी, एक्स्ट्रा ऑयल से महफूज रहेगी, पॉल्यूशन से महफूज रहेगी, और अब बहुत ज़्यादा जर्म्स जो आजकल हमारे वेदर में मौजूद है उससे भी आपकी स्किन बहुत ज़्यादा महफूज हो जाए। चलिए जी, बड़ी ज़बरदस्त जो है वो टिप्स हमें पता चली हैं आज ऑयली स्किन से रिलेटेड। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर आपको बताएंगे कि झाइयाँ हों, 2 टोन स्किन हो, और फिर वो जो होता है ना कि खुरदरी खुरदरी सी लग रही होती है कि वो बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हो रही होती, उस स्किन के लिए क्या करना चाहिए, ये जानने के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करें। बस अभी जा रहे हैं और फ़ौरन से वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक। तो बात हो रही है स्किन केयर की, और स्किन केयर में जो है वो बहुत सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं। इसमें ओवरऑल जो है ना आपकी सुबह की रूटीन से लेके रात तक की रूटीन शामिल है कि आप अपनी स्किन की केयर कैसे करते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल काम भी है क्योंकि ये रोज़ाना करनी पड़ती है, ये बड़ा कंसिस्टेंसी का काम है स्किन केयर करना। अच्छा ये बताएं कि जो झाइयाँ होती हैं वो कैसे ख़त्म की जाएँ, क्योंकि लोग कहते हैं जी हमने बहुत सारी जो है वो मेडिकेशन भी की है, बहुत सारी क्रीम्स भी लगाई हैं, ट्रीटमेंट्स भी लिए हैं, फिर ट्रीटमेंट समहाउ कामयाब हो जाते हैं, 3-4 महीने तक बेहतरी हो जाती है, फिर दोबारा स्किन उसी कंडीशन पे आ जाती है। इसका क्या हल है?
पहली बात है कि छाइयाँ अगर आ गई हैं, देखिए कंडीशंस होती हैं क्यों आई हैं। हाँ। हर किसी के ऊपर डिफरेंट टाइप के होते हैं। एक 40 के बाद नॉर्मली आना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि एज स्पॉट्स, लिवर स्पॉट्स होते हैं। लेकिन पहली चीज़, अगर आप पिगमेंटेशन का, मिलाजमा का ट्रीट कर रहे हैं, ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, हाँ। तो आपके अंदर सब्र बहुत होना चाहिए। राइट। दूसरी बात, क्रीम्स जो भी हैं वो वक्ती आराम देंगी क्योंकि सुपरफिशियली काम कर रहे हैं। सही। और तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जो बहुत सारे लोग उसको फॉलो नहीं करते, समझते नहीं, कि जब हम अपनी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ें लगाते हैं, हम अपनी स्किन को ट्रॉमा देते हैं, तो हमारी बॉडी के जो मेलानिन होता है वो ऊपर की तरफ बढ़ के आता है अपनी स्किन को बचाने के लिए। आपकी छाइयाँ ख़राब होती चली जाती हैं। राइट। आपको अपनी स्किन को रिलैक्स करना है, उसको आप उसको ट्रॉमा दे उसको ट्रॉमा दे रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपका सारा सेल जो है ना, मेलानिन बाहर आ रहा है और आपकी स्किन जो है वो डार्क होती चली जा रही है। पिगमेंटेशन के लिए क्रीम शॉर्ट टर्म है और ट्रीटमेंट्स आते हैं वो लाजमी करवाइए। और स्किन केयर हमेशा ज़िंदगी भर का रूटीन है, वो ज़रूरी है कि क्योंकि पानी भी तो हम ज़िंदगी भर पीते हैं, खाना भी तो खाते हैं, तो आप 3 महीने के बाद इलाज क्यों छोड़ रहे हैं? तो ये आपको करना ज़रूरी है। और लगाने क्या है वो मैं बताऊंगी रानी आपा के बाद मेरा गला। चले जी, ओके। जी बिल्कुल। जो झाइयों का इलाज, ये हर एक के लिए बहुत ही तकलीफ दें, लेकिन मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि झाइयाँ एक दिन में, एक हफ्ते में या एक महीने में नहीं आती, वो धीरे धीरे स्किन पर आना शुरू होती हैं। पिगमेंटेशन जब बढ़ती है तो फिर वो जमा होकर, ख़ास तौर पे क्योंकि ये हिस्सा हमारा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और हर चीज़ का असर, देखिए अगर एक्नी का असर होगा वो भी हमारे यही है। हम गोरे हैं, हम मेकअप करेंगे, हम ब्लश ऑन लगाएंगे, चेहरे के खदोखाल का जो सबब है वो भी यही एरिया हमारा कहलाता है। और जनाबे वाला ये कहलाता है टी जोन एरिया। टी जोन एरिया हमारा जितना हम उसकी केयर कर सकते हैं वो करेंगे तो फिर हमारा मलाजमा कम से कम हो जाएगा और धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जिस तरह के झाइयाँ धीरे धीरे आती हैं, इसी तरह जाने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लेती हैं। उमेराइल ने बिल्कुल सही कहा कि क्रीम्स हमारी एक शॉर्ट टर्म है, लेकिन इस शॉर्ट टर्म में हमें वक्ती तौर पर फ़ायदा होता है और उसके बाद जैसे ही आप उसका इस्तेमाल छोड़ती हैं वो पहले से ज़्यादा आपके चेहरे पर एक काला चेहरा बन जाता है। इसके लिए मैं यही कहूँगी कि देखिए, हर्बल दुनिया की वो वाहिद चीज़ है कि जिसका असर बैक पर नहीं जाता, धीरे धीरे रिजल्ट देती है, लेकिन जो देती है हर्बल हमेशा के लिए देती हैं। जितनी भी रेमेडीज़ मैं बताती हूँ या कोई भी हर्बलिस्ट आपको बता रहा है, तो आप उसे फजूल ना समझें, आप उसे फॉलो करें। इसलिए फॉलो करें कि देखिए, इस मट्टी से हमारी पैदाइश इस मट्टी से है और इसी मट्टी में हमें जाना है। जब अल्लाह ताला ने इसी मट्टी से हमें पैदा किया, इसी मट्टी में हमारी बका है कि इसी मट्टी से उगने वाले फल, फूल, जड़ी बूटियाँ, ग़िज़ा, अजनास हम इससे ही हासिल करते हैं। यही हमारे जिस्म जान को फ़ायदा देता है और मरते दम तक हम इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद इसी में चले जाते हैं। तो इसमें उगने वाली जड़ी बूटियाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और सिर्फ मालूमात की बात है। मैं आपको बताऊँगी कि झाइयाँ आपकी किस चीज़ से कंट्रोल हो सकती हैं और किस चीज़ से जा सकती हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको इस्तेमाल करना है, जैसे कि मैंने एलम बताया, फिटकरी, एक चुटकी आप फिटकरी ले लीजिए या एलोवेरा, घी कबार हर जगह अवेलेबल है। और कुदरत ने इसको एक ऐसी ताकत दी है कि ये डार्कनेस को ख़त्म करने में, धब्बों को साफ़ करने में एक ऐसा कुदरती इलाज है जिसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता। आप एक जो पूरी डंडी है वो आप ले लीजिए, पूरा पत्ता जिसे हम कहते हैं वो ले लें, उसमें से आप थोड़ा सा गूदा निकाल लीजिए। गूदा निकालने के बाद इसको अच्छी तरह शेकर में डालकर शेक कर लीजिए, वो एक बहुत फाइन सा लिक्विड बन जाएगा। इस लिक्विड के अंदर अपने रोज़ाना के इस्तेमाल के मुताबिक आप 1 चमचा एलोवेरा का लेंगे, लिक्विड एलोवेरा जो आपके पास बेहतरीन पेस्ट बन चुका है। 1 पिंच आप इसके अंदर डालेंगे एलम यानी फिटकरी, और उसके अंदर आप डालेंगे कॉर्नफ्लावर, भुट्टे के दाने। उसके अंदर कुदरत ने एक ऐसा ऑयल रखा है जो हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये तीनों चीज़ें मिलाकर आप रोज़ाना अपने चेहरे पर लगा लें 15 से 20 मिनट के लिए। बज़ाहिर आपको लग रहा होगा इसमें क्या फ़ायदा होगा, लेकिन जब आप 1 हफ्ते इसका इस्तेमाल करें तो आप देखेंगे 15 से 20 मिनट लगाने के बाद आप देखेंगे कि आपका चेहरा ड्राई होना शुरू हो गया। लेकिन इसको पूरी तरह सूखने ना दें। जब हल्का सा ड्राई होना शुरू हो जाए तो इसको पानी से स्प्रे करें और हल्के हल्के हाथों से इसका मसाज करें। आप यकीन करें कि 1 वीक के इस्तेमाल से आप देखेंगे कि आपकी बहुत ज़्यादा आपके चेहरे पर
फ़र्क पड़ना शुरू हो गया। जब फ़र्क आपको महसूस होगा तो फिर आप इस इलाज को वहाँ तक कंटिन्यू कीजिएगा जहाँ तक कि पूरी तरह आपकी झाइयाँ ख़त्म ना हो जाए। लेकिन याद रखिए कि इसके लिए बहुत तहम्मुल की ज़रूरत है। सब्र, बड़े सब्र की ज़रूरत होती है भाई। साथ साथ जो जैसे आपने बताया सन ब्लॉक लगाना बिल्कुल ना भूलें। और एक छोटी सी चीज़ ऐड कर देते हैं, उससे कि पिगमेंटेशन डिफरेंट टाइप की होती है। मेलास्मा है, फ्रेकल्स हैं, पिगमेंटेशन है, ये सब चीज़ें डिफरेंट होती है। डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट शेप्स एंड डिफरेंट टाइप्स से निकलती हैं और डिफरेंट कंडीशन के साथ होती हैं। सही। जायफल घर में होती है, जायफल का पाउडर बना लीजिए। सही। और उसको जो है एक रात आपने जायफल को जो है दूध में मिला के वो लगाना है, रात को मसाज करके छोड़ देना है और सुबह वॉश करना है। सही, बिल्कुल। इसके साथ ही एक इलाज दाग धब्बों के लिए, झाइयों के लिए बहुत ही आजमुदा इलाज है, वो है वर्स। वर्स एक जड़ी बूटी है, बारीक बारीक डंडियां होती हैं और वर्स ओके जी, वर्स एक जड़ी बूटी है, वो आप ले लीजिए, इसको पीस कर अपने पास पाउडर बना कर रख लीजिए और रोज़ाना ये बिल्कुल फाइन सा जो पाउडर आपने कपड़ छन के करके रख लिया है, इसमें से आप आधा टीस्पून ये वर्स का पाउडर लीजिए और उसके अंदर इतना जैतून का तेल मिलाएं जिससे ये फाइन सा पेस्ट बन जाए और सिर्फ उस हिस्से पर जहाँ पर आपके झाइयाँ हैं, मलाजमा है, दाग धब्बे हैं, वहाँ पर यानी डार्क स्पॉट है, अब वहाँ पर इसको हल्के हल्के मसाज करें और फिर जो आप 5-7 मिनट मसाज करें और 5-7 मिनट मसाज करने के बाद जो बाकी आपके पास पेस्ट बचा है उसकी लेयर करके छोड़ दें 10 से 15 मिनट के लिए, क्योंकि ये ऑयल के अंदर है, ड्राई तो होगा नहीं। और उसके बाद अपने आप फेस को वॉश कर लीजिए, रोज़ाना ऐसे करें, अल्लाह के फजल से गहरी झाइयाँ इससे ख़त्म हो जाए। इसका एक मसला है, जी। एक छोटा सा मसला इसका, ये तिब नबवी का नुस्खा है। सही। आप पूरी रात भी लगा सकते हैं, जब तक आपको इस पे यकीन नहीं होगा ना ये काम नहीं करेगा। हाँ, ये बड़ी ज़बरदस्त ये बात है, बहुत प्यारा नुस्खा है जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा को बताया था। बिल्कुल। और उनकी पिगमेंट झाइयाँ आ गई थी हल्की सी, जैसे वो इससे ख़त्म हो गई थी, तो उनको हुमैरा का लक़ब दिया गया था, चमकता हुआ चेहरा। तो इसका मैं कहती हूँ इसको तो कोई चैलेंज ही नहीं कर सकता, बट फ़ायदा सिर्फ उसको होता है जो उस सुन्नत पे यकीन रखता है। और यकीन कामिल, किसी भी चीज़ को आपको खाक की चुटकी से शिफा हो सकती है अगर आपका यकीन मजबूत हो। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं कि यकीन जो है ना वो होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग उम्मीद यही कहते हैं कि हम काफ़ी सारी रेमेडीज़ करते हैं, हमने बहुत ट्रीटमेंट करवाया, तो जो है ना वो हमें फ़ायदा नहीं होता, हमारी स्किन जो है वो वैसे की वैसी हो जाती है, थोड़े अरसे फ़ायदा होता है और उसके बाद दोबारा से जो है वो हम दोबारा से डॉक्टर के पास जाते हैं, दोबारा से हम डर्मा को दिखा रहे होते हैं। चलिए जी, आज जितनी टिप्स जो हैं वो हमें पता लगी ऑयली स्किन की, झाइयों की, ये डेफिनेटली आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, ज़रूर ट्राई करें और हमें बताएं हमारी सोशल साइट पर कि व्हाट डू यू थिंक ऑन दैट, कि ये जो रेमेडीज़ हैं इससे आपको कितना फ़ायदा हुआ। बहुत शुक्रिया रानी आपा, बहुत शुक्रिया मेरा हिल हमारे शो पर आई। तो शो का टाइम जो है वो एंड अप हो गया है। आज का शो कैसा लगा सोशल साइट पर बताना मत भूलिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखना मत भूलिए। कीप वॉचिंग सिटी एट 10।